IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, आजकल काफी खबर रहती है फेक न्यूज के बारे में। मतलब हम डोनाल्ड ट्रम्प भी इस शब्द का काफी प्रयोग करते हैं और इसके बारे में हमने पुलियाबाजी तो की ही नहीं अभी तक। हाँ, ये तो जिसको कहना चाहिए कि इस सदी की एक नई नई चीज है। मतलब फेक न्यूज तो शायद हमेशा से होती थी, लेकिन फेक न्यूज का डिजिटाइजेशन जो है उसने दुनिया बदल दी है। हाँ, और प्रचलन भी शायद बढ़ गया है, काफी लोगों तक पहुंच रही है। तो इसी बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन व्यक्ति मौजूद है, जो इंडिया में चला रहे हैं ऑल्ट न्यूज। और ऑल्ट न्यूज एक कंपनी है जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है। और मैं दावा कर सकता हूँ कि हमारे लिसनर्स ने ऑल्ट न्यूज की खबरें जरूर पढ़ी होंगी। तो हमारे साथ है प्रतीक सिन्हा। और प्रतीक सिन्हा ने बनाया है ऑल्ट न्यूज को, और उनसे आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करते हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, झूठी खबरें क्या होती है और फैक्ट चेकिंग क्या कर रही है इस चीज से लड़ने के लिए। तो स्वागत है प्रतीक आपका पुलियाबाजी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले प्रतीक, मैं शुरुआत हमेशा हम शुरू से करते हैं, तो हम आपके बारे में ही जानना चाहेंगे। आप कैसे ये फेक न्यूज के जंजाल में आ गए और आपने ऑल्ट न्यूज की शुरुआत क्यों की फेक न्यूज से लड़ने के लिए? तो ये थोड़ा मैं फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड है। मैं एक्चुअली बाय ट्रेनिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 2003 में मैंने इंजीनियरिंग खत्म की और 2003 से 2016 तक आई वर्कड एज अ फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और तो बट मेरे पेरेंट्स दोनों फुल टाइम एक्टिविस्ट रह चुके हैं। तो मेरे फादर जो 2014 में उनका देहांत हुआ, तो वो गुजरात हाईकोर्ट में लॉयर थे। और हम लोग की एक संस्था है, एक सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जनसंघर्ष मंच। तो जनसंघर्ष मंच के अम्ब्रेला के तहत हम लोगों ने काफी जो भी फेक एनकाउंटर केसेस हुए गुजरात में वो लड़े, राइट केसेस लड़े। मेरी मदर भी एक फुल टाइम एक्टिविस्ट है, वो पहले साइंटिस्ट हुआ करती थी। एक इधर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो PRL। बेसिकली हाँ, PRL इसरो का सिस्टर बिल्कुल कंसर्न है ये। बिल्कुल, हाँ फेमस है। तो हाँ, तो मेरे फादर भी, उन्होंने भी वहीं से पीएचडी की, मगर बाद में प्लाज्मा फिजिक्स में पीएचडी की। बाद में यूनियन एक्टिविटीज में जुड़ गए, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकाला गया था। बाद में उन्होंने लॉ किया और काफी बाद में यूनियन और सिविल लिबर्टी ये सब में काफी जुड़े रहे। तो वैसे ही बड़ा हुआ। तो एक पूरा जो डिनर टेबल पे बात होती थी हर रोज, एज ग्रोइंग अप, सब समय एक पॉलिटिकल बात होती थी। जो भी बात होती थी पॉलिटिकल बात होती। तो बाद में 2003 में मैंने इंजीनियरिंग खत्म की। 2007 से 2013 में इंडिया में नहीं था, बाहर था, यूएस और वियतनाम में था, दो जगह। और बाद में 2013 में जब वापस आया, तब मैंने अपने पेरेंट्स को हेल्प किया एक वेबसाइट खोलने में जिसका नाम था truthofgujarat.com। और इस पे हम लोगों ने सब जो फेक एनकाउंटर्स हुए गुजरात में, जो राइट केसेस हुए, सबका डॉक्यूमेंटेशन डाला। तो वो काफी पॉपुलर हो गई। वो मेरा पहला एक कोई मीडिया का एक्सपीरियंस रहा जहां खुद ही शुरू किया। अभी देखता हूँ तब जो आर्टिकल्स थे तब और अभी जो हम लोग लिखते हैं, क्वालिटी काफी बेहतर हो गई अभी, मगर शुरुआत तब हुई। और फिर 2016 के आसपास मैं और मेरी मदर, हम लोग 10 दिन अहमदाबाद से ऊना चले। ऊना में 4 दलित बच्चों को बहुत मारा गया था। वो लोग, वो जो चमड़ी का काम करते हैं, तो उसके चलते उन लोग को बहुत मारा गया था। तो पूरे गुजरात में यू नो बहुत एक एंगर था और काफी लोग रास्ते पे आए। काफी थोड़े धमाल भी हुआ था तब। और तब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक नई दलित ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। हम लोग 10 दिन अहमदाबाद से ऊना चले थे। हम लोग जनसंघर्ष मंच की तरफ से चले थे। तो तब मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया था इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, वीडियोस एक्सेट्रा, और वो काफी काफी वायरल हो गया था। मैंने सोचा कि इस डायरेक्शन में, मीडिया के डायरेक्शन में कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी तब मैं और जो हम ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर, हम दोनों
कि कंबाइंड सोशल मीडिया प्रेजेंस करीबन 700,000 के आसपास ऑलरेडी थी, 7 लाख के पास आसपास ऑलरेडी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि सोशल मीडिया प्रेजेंस तो है, तो कुछ जो हम लोग को एक इशू इंटरेस्ट करता है उस पे काम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ऑडियंस है हम लोग के पास। और हम लोग साइड में ये जो मिस इन्फॉर्मेशन यानी जो फेक न्यूज जो कॉमनली बोला जाता है उसको हम लोग ऑलरेडी डीबंक कर रहे थे। मैं खुद 2013 से, जो 2014 में भी जो इलेक्शंस हुए थे, जो अलग अलग टाइप के इमेजेस यूज हुए थे, तब तो क्या था कि तब इंटरनेट डेटा इतना नहीं था कि वीडियो इतना एक्सचेंज हो, मगर तब इमेजेस एक्सचेंज बहुत होती थी, तो उसको भी काफी डीबंक किया था। तो काम वैसे काफी सालों से कर रहा है, बट यही कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग 2017 से कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज शुरू हुआ फरवरी 2017। सितंबर 2016 में हम लोग ने फर्स्ट ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट लिखा कि ये करना चाहते हैं। दिसंबर 2016 मैं एक्चुअली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा था 2010 से, तो दिसंबर 2016 मेरा फाइनल जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वो खत्म हुआ, और फेब 2017 से हम लोगों ने ऑल्ट न्यूज शुरू किया। तो इसमें प्रतीक, इनफैक्ट और आगे बढ़ने से पहले प्रणय, तुमने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट शेयर की थी, मैंने सोचा उसके कुछ फैक्ट्स मैं शेयर करना चाहता था कि ये सिर्फ एक प्रतीक ने गुजरात से रिलेटेड चीजें मेंशन करी और हम पूरे ऑल इंडिया की भी बात करेंगे, लेकिन ये ग्लोबल फिनोमिना है, सिर्फ हिंदुस्तान और एक किसी जगह से रिलेटेड नहीं है। तो ये जो एक कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा रिसर्च प्रोजेक्ट है ऑक्सफोर्ड में चल रहा, उसकी 2019 की रिपोर्ट की मतलब काफी तुमने जबरदस्त इसमें आंकड़े थे कि सिर्फ 2017 में भी सिर्फ 28 देश थे जहां पर इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड सोशल मीडिया मैनिपुलेशन चल रहा था। वो 48 हुआ 2018 में, और अब 70 देशों में है इस साल से। तो सबको शायद समझ में आ रहा है कि एक तो ये कितना इफेक्टिव है, इसीलिए अगर ज्यादा लोग अपना रहे हैं तो यानी कि इसमें कुछ दम होगा ना। उसके अलावा कितने ही 26 से ज्यादा देश जो हैं वो वहां पे अथॉरिटेरियन रेजिम्स जो हैं वो सोशल मीडिया यूज कर रही हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और उस रिपोर्ट ने 7 ऐसे देश आइडेंटिफाई किए जो कि ग्लोबल ओपिनियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस के लिए, और उसमें हिंदुस्तान का भी नाम है। बाकी देश हैं जैसे चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया वगैरह, पर उसमें हिंदुस्तान भी एक देश है जिसने इसकी महत्व समझा है। और एक जो मुझे खतरनाक चीज लगी कि चाइना अब तक डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा अपना प्रोपेगेंडा रखता है और कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इस साल से अब वो ग्लोबल खेमे में भी आ गया है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में खासकर हमने सुना था कि रशिया का बहुत इंटरफेरेंस था, लेकिन चाइना का कहीं नाम नहीं था। तो अब लेकिन फ्यूचर में सुना जा सकता है कि चाइना का भी नाम इसमें आ जाए। तो प्रतीक, आपने शायद सही समय पर ऑल्ट न्यूज शुरू करी है, तो ग्लोबली रेलेवेंट है। तो और हिंदुस्तान ऑलमोस्ट इसके फोरफ्रंट पे दिख रहा है कि हम और देशों से काफी आगे हैं इस चीज में। ये ऐसी चीज नहीं है जैसे हिंदुस्तान यूजुअली पीछे रहता है बाकी देशों से चीजों को अडॉप्ट करने में, पर हम बहुत आगे हैं इस चीज को। तो ये ऐसा क्यों हुआ? हम इसमें इस चीज में हम क्यों बाजी मार रहे हैं? हम लोग इस चीज में इसलिए बाजी मारे, अगर इसका काफी रिलेशन है हम जो ओवरऑल एजुकेशन लेवल पर, एजुकेशन यानी एक स्पेसिफिक एजुकेशन, यानी अगर किसी को फिजिक्स पढ़ाया जाए तो जरूरी नहीं कि उसको केमिस्ट्री आएगा, किसी को केमिस्ट्री पढ़ाया जाए तो जरूरी नहीं उसको फिजिक्स आएगा। एक स्पेसिफिक एजुकेशन होती है। अभी हम इस जमाने में जो हम लोग ये जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के जमाने में रह रहे हैं, जिसको फेक न्यूज बोला जाता है, और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन का सवाल नहीं है, हम लोग एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। मानो आपका कोई 17-18 साल का किड है जिसे कॉलेज जाना है, और वो गूगल पे जाके बोलता है कि ये कॉलेज का रिव्यू क्या है, तो कम से कम 100 वेबसाइट उसको रिव्यू देगी। अभी वो कैसे समझे कि वो 100 वेबसाइट्स में से कौन सी वेबसाइट चुननी है जिसका रिव्यू ऑथेंटिक है? तो खाली इशू ये नहीं है कि मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन है, बट इशू ये भी है कि ऑन अ डेली बेसिस हम लोग को इतने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है कि कोई फेसबुक पे कुछ भेज रहा है, कोई व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहा है, कोई न्यूज़पेपर्स पे कुछ चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इतनी सारी चैनल्स आ चुकी है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना और इसमें से डिसाइड करना किसी को कि क्या ऑथेंटिक है, क्या सच है और क्या सच नहीं है, किसमें मसाला डाला हुआ है, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम लोग को इसके लिए ट्रेन नहीं किया गया है। अभी मैं अगर 2016 के आंकड़े बताऊं आपको, तो 2016 में ये हुआ था कि नवंबर 2016 में जियो को इंट्रोड्यूस किया गया था, रिलायंस जियो को,
और रिलायंस जियो के इंट्रोडक्शन के एंटिसिपेशन में काफी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने रेट्स घटा दिए थे। तो अगर आप आंकड़े देखें तो जून 2016 में इंडिया एज अ कंट्री वाज यूजिंग 200 मिलियन जीबी 200 मिलियन जीबी ऑफ इंटरनेट डेटा पर मंथ ऑन मोबाइल प्रोबेबली, क्योंकि पूरा तो ये नंबर बहुत कम लग रहा है, शायद मोबाइल डेटा होगा ये। नहीं, 200 आई हैव अ रेफरेंस, मैं आपको भेज दूंगा। तो 200 मिलियन जीबी ऑफ डेटा पर मंथ इन जून 2016 ओके ओके, दिस इज टोटल कंजम्पशन इन इंडिया पर मंथ, ओके यस, नॉट एनुअल। ओके और और मार्च 2017 तक ये हो चुका था 1.3 बिलियन जीबी। विद इन अ स्पैन ऑफ 9 मंथ्स 6.5 गुना इंक्रीज हुआ था। एंड इस बीच जियो इंट्रोड्यूस हुआ था नवंबर 2016 में। और यही टाइम पे जो 2015-2016 का समय था, इसी टाइम पे एक मैसिव इन्फ्लक्स हुआ था डिफरेंट टाइप ऑफ स्मार्टफोन्स का, चाइनीज स्मार्टफोन्स, जो आपको 7,000, 8,000, 9,000 रुपए में मिलते हैं। और उसके साथ फीचर्ड फोन्स का भी एक इन्फ्लक्स हुआ था जो आपको 2,000 रुपए में मिल जाते हैं, जहां एक दो एप्स रहते हैं, यानी एक व्हाट्सएप रहेगा, एक फेसबुक रहेगा, एक मामूली सा ब्राउजर रहेगा, बट बेसिकली लो पावर्ड डिवाइस जिसमें इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना बहुत आसान है, बट इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये एक ट्रेंड चला था 2016 में। और अगर आप ये जो चाइल्ड किडनैपिंग रूमर्स हो रहा है ना, पहली बार चाइल्ड किडनैपिंग रूमर्स के चलते डेथ्स हुई 2017 में, जुलाई 2017 में झारखंड में 7 लोगों की मौत हुई थी, 7 से 8 लोगों की मौत हुई थी। और वहां बोला गया था कि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं जो आपके बच्चों को अगवा करेंगे और उनके ऑर्गन्स बेचेंगे। और इस कमिश्नर ने ये मैसेज भेजा है, इस कमिश्नर के ऑफिस से ये मैसेज निकला है। तो आप अगर देखोगे तो हम तीनों में से ऐसा कोई भी नहीं है जो एक व्हाट्सएप मैसेज जो आए उसके चलते हम जाके किसी को मार डाले। इनफैक्ट हम लोग के सोशल सर्कल में अगर आप देखोगे, हम जिस सोशल सर्कल से बिलोंग करते हैं, जब सिटीज में रहते हैं, हम लोग के सोशल सर्कल में भी ऐसा कोई नहीं होगा जो किसी व्हाट्सएप मैसेज के चलते किसी को जाके मार डाले। तो प्रॉब्लम यह है कि एक बड़ा तबका है इंडिया में जिसे ये भी नहीं बताया गया कि एक फोटोशॉप जैसा एक सॉफ्टवेयर होता है, या फोटोशॉप जैसे काफी अनेक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एक इमेज को मॉर्फ कर सकते हैं, जिसमें जो आप देखते हैं वो नहीं है, वो एक कुछ अलग चीज है। या उन लोगों को ये नहीं पता है कि ब्राउजर में जाके google.com में जा सकते हैं और कुछ टाइप करके देख सकते हैं। तो अभी इस तबके को जब ये व्हाट्सएप रूमर्स आती है कि आपका बच्चा किडनैप हो जाएगा, और तो उन लोग को लगता है कि ये सच है, वो लोग ये सब सच मानते हैं। और ऊपर से प्रॉब्लम ये होता है कि इतनी बार, यानी आपके मामा चाचा जो भी है, पूरा जो सोशल एक इकोसिस्टम है, सब आपको एक ही मैसेजेस वापस वापस भेजेंगे। तो उसमें होता क्या है कि एक फियर बिल्डअप होता है। तो इसके चलते ये जो चाइल्ड किडनैपिंग रूमर्स है वो इतने रैम्पेंट हो चुके हैं। 2017, 2018, 2019 तीनों तीनों साल में डेथ्स हुई है। 17 में 8 जन, 18 में वो 30 पीपल, एंड 19 में ऑलरेडी 15 प्लस डेथ्स हो चुकी है। तो ये सब मॉब लिंचिंग के चलते हुई है। सिर्फ चाइल्ड किडनैपिंग में जो काउ रिलेटेड मॉब लिंचिंग है वो अलग है, वो अलग फिनोमिनन है, बट ये एक बिल्कुल अलग सा फिनोमिनन शुरू हुआ है। तो इसमें ये प्रतीक शायद एक अच्छा टाइम भी है पूछने के लिए कि हमने ये 2-3 वर्ड यूज किए ना, कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। ये तो इन चीजों, ये आपने तीनों के शायद एग्जाम्पल्स अब तक दे चुके हैं। तो इसमें कुछ फर्क ठीक से इनको एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, तो मिस इन्फॉर्मेशन, तो फेक न्यूज, तो जो फ्रेज है, जो फर्जी खबर बोला जाता है, तो वो एक कॉमन फ्रेज हो चुका है, क्योंकि ट्रम्प ने भी पॉपुलराइज किया। मगर ट्रम्प के पहले से ही वो एक फेक न्यूज फ्रेज काफी प्रचलित रहा है। मगर जो हम लोग फैक्ट चेकर्स है और इंटरनेशनली भी हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट वर्ड्स है। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ आया, कुछ इन्फॉर्मेशन आई, आपने अटेम्प्ट नहीं किया देखने को कि ये सच है या झूठ है, और ये इन्फॉर्मेशन सच नहीं थी, इन्फॉर्मेशन झूठ थी, मगर बिना बिना आपने चेक किए उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। तो वो ब्रॉडली वो है मिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास आपने कुछ इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जो आप जानते हो झूठ है, और उसको बाद में आप फैला रहे हो, तो उसको डिसइंफॉर्मेशन। जो क्रिएटर्स यूजुअली है वो लोग डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। जो
बिना जाने फॉरवर्ड कर रहे हैं वो यूजुअली मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो यानी आपको थोड़ी गलत इत्तला हो गई, आपने गलती से आगे बता दिया, तो एक तरह से डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जानबूझ के आपकी नियति है कुछ गलत खबर फैलाने की। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह से जैसे आपको अक्सर मैसेजेस आए होंगे ना वो कि ये कोई दवाई ले लीजिए उससे कैंसर रुक जाएगा, वो टाइप के अक्सर मिस इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं। हाँ, वो मिस इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं, क्योंकि अभी मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। जैसे नीपा वायरस जब हुआ था केरला में, और जिसके 95% मोर्टेलिटी रेट थी, तो तब एक मैसेज वायरल हो गया कि आप जेल्सेमियम 200 बोल के एक होम्योपैथिक ड्रग लोगे तो इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नीपा वायरस। तो और अभी 95% मोर्टेलिटी रेट है, उसमें कोई अगर जाके जेल्सेमियम 200 लेता है 100% मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा उसका। तो उसमें ये है कि वो लोग जो फैला रहे हैं वो एक डर के चलते फैला रहे हैं कि मैं अपने कि केरला में मेरा कोई सगे वाला होगा, कोई दोस्तों का, मैं भेज देता हूँ उसको कि उसको हेल्प हो जाएगी, कि ये ले लेगा तो उसको हेल्प हो जाएगी। तो वो इमोशन अलग होता है, ठीक है ना। तो वो है बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन। पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है जिसमें आपके बायसेस इन्वॉल्व होते हैं। आई थिंक आगे चल के हमें डिस्कस करना चाहिए कि किस किस टाइप के अलग अलग टाइप्स के मिस इन्फॉर्मेशन स्लैश डिस इन्फॉर्मेशन होता है। एक पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन होता है जिसका इमोशन अलग होता है, जहां बच्चा चोरी के रूमर्स हो या ये मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन हो, यूजुअली लोग शेयर करते हैं बिकॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज ऑफ फियर, यानी एक डर होता है और उसके चलते शेयर करते हैं। या किसी को, यानी एक मैलिस नहीं होता उन लोग के शेयर करने में कि मैं शेयर करूंगा तो किसी का बुरा होगा, वो एक मैलिस नहीं होता। जो पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन होता है, स्पेशली इंडिया में जिस तरह का पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है, काफी बार उसमें एक बहुत स्ट्रांग बायस होता है कि बिल्कुल एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन होता है जिसको बिलीव करना बिल्कुल मुश्किल है, उसे भी बिलीव करते हैं और उसे फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी आई मीन ये थोड़ा डाइग्रेशन था, पर जो मेरा पहला सवाल था, तो हिंदुस्तान इसमें क्यों अग्रणी है? तो आपको लगता है मेनली इसलिए क्योंकि शायद एजुकेशन हमारा लेवल वीक है लेकिन डिजिटाइजेशन हाई है, ये कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपको लग रहा है ये ऐसा है हमारे? एक रीजन वो है कि एजुकेशन लेवल लो है, स्पेशली डिजिटल एम्पावरमेंट। मैं बोल रहा था ना कि फिजिक्स पढ़े तो केमिस्ट्री नहीं आएगा, तो एक डिजिटल एम्पावरमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं है, एजुकेशन हम लोगों में, काफी लोगों में एजुकेशन है, मगर हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रीट करना है। तो जो एजुकेटेड है वो लोग भी ट्रीट नहीं करते, क्योंकि मुझे काफी बार सवाल आता है कि मैं बोलता हूँ कि एजुकेशन का इशू है, तो कि एजुकेटेड तो बहुत लोग हैं हम लोगों में, मगर वो लोग भी फैला रहे हैं, उसका मतलब क्या था? तो एजुकेशन मतलब एक स्पेसिफिक एजुकेशन जहां लोगों को सिखाया जाए कि डिजिटल वर्ल्ड में कैसे रहा जाता है, कैसे पिटफॉल्स होते हैं, इंटरनेट के कैसे पिटफॉल्स होते हैं, कैसे पता चले कि 100 वेबसाइट अगर देख रहे हो तो उसमें से कौन सी ज्यादा ऑथेंटिक है, कैसे इंफॉर्मेशन को जांचा जाए। तो ये, और इनफैक्ट यहाँ पे तो ऐसा है कि शायद एजुकेशन आपको इनफैक्ट इस सिस्टम का पार्ट बनाती है। अगर आप टोटली इलिटरेट हैं तो आप इस सिस्टम के ही बाहर हैं। नहीं नहीं, वैसा भी नहीं है, तो वैसा आप भी नहीं है, वैसा नहीं वैसा है नहीं अभी? है आप। अच्छा, क्योंकि मानो जो बीबीसी का बता रहे हैं ना रिसर्च, तो बीबीसी ने लास्ट ईयर जाके एक आसाम में 2 लड़कों को मारा गया था, 2 म्यूजिशियंस थे, जिन लोग को ये बच्चा चोरी, वो लोग को एक नया वाटरफॉल, कहीं इंटीरियर आसाम में एक नया वाटरफॉल देखने जा रहे थे, और उनको बच्चा चोर समझ के मार दिया गया। तो बाद में बीबीसी ने जाके सब कुछ विलेजेस में जाके काफी लोग को इंटरव्यू किया, तो एक महिला को इंटरव्यू किया था, तो उसने बोला था कि मुझे ये बच्चा चोरी के बारे में पता चला मेरी बेटी से, जिसने स्कूल से आके मुझे बताया था, मेरे पास फोन नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास मोबाइल फोन हो और जो पढ़ लिख सके उन लोग के पास ही इंफॉर्मेशन जा रही है। इनफैक्ट रूरल एरिया में तो ये प्रॉब्लम है। क्यों रूरल एरिया में आपको क्यों लगता है कि इतना फियर हो गया है? क्योंकि रूरल एरिया में तो इतना मोबाइल फोन का डेंसिटी नहीं है जितना अर्बन एरियाज में है, मगर वहां भी इतना चल रहा है क्योंकि वहां वर्ड ऑफ माउथ से आगे बढ़ता है। जरूरी नहीं है कि जिसके पास डिजिटल एक्सेस हो उसे ही ये पता चल रहा है। ये अर्बन एरिया में वही है कि जिसके पास डिजिटल एरिया, क्योंकि हम लोग पड़ोसी से भी बात नहीं करते हैं, मगर रूरल एरियाज में वो नहीं है। तो वो अलग अलग डेमोग्राफिक्स में इसका अलग अलग तरह से आगे बढ़ रहा है, जो मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन। और मैं तो लेकिन
पर इसमें कुछ ऐसा नहीं समझ में आया प्रतीक कि हिंदुस्तान में क्या खास है, मतलब हम बाकी देशों में भी तो सेम फिनोमेना होंगे, हम क्यों, हमारे यहाँ क्यों जल्दी हुई ये चीज बजाय इसके कि शायद नाइजीरिया। बाकी देश में भी हो रहा है बाकी। अच्छा, और एक है कि हिंदुस्तान में स्पेशली आप पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो पोलराइजेशन बढ़ा है पिछले 5-6 सालों में या 7-8 सालों में, जहां रिलीजियस पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन आपके बायसेस के ऊपर भी प्ले करता है कि आप अपना जो एक पक्ष ले रहे हो आप उससे हटना नहीं चाह रहे हो, आपको कुछ भी इनपुट दे दे, कुछ भी बता दे, मगर आप एक जो आपने एक पॉलिटिकल पक्ष ले लिया जो या एक रिलीजियस आइडिया फॉर्म कर लिया अपने दिमाग में, आप उस पक्ष से हटना नहीं चाह रहे हो क्योंकि आपके बायसेस इतने स्ट्रांग हो गए। और क्योंकि इंडिया में पिछले 6-7 साल में पोलराइजेशन इतना बढ़ गया, हर टाइप का पोलराइजेशन, चाहे वो कम्युनल पोलराइजेशन हो, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो, तो उसके चलते भी एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। मगर आप, हम लोग को लगता है कि ये इशू इंडिया से सीमित है, वैसा नहीं है। जैसे अभी पिछले 2 महीने पहले बांग्लादेश में 8 लोगों की मौत हुई है बच्चा चोरी के रूमर्स के चलते। तो कहीं भी आप डेवलपिंग कंट्रीज देखोगे, और इंडिया में एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक भी है। पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन में अगर देखोगे तो हम लोग 80% मेजोरिटी पॉपुलेशन है, 20% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है लगभग। तो तो ये 20% माइनॉरिटी पॉपुलेशन एक बड़ा इलेक्टोरल ब्लॉक बन जाता है और जिनके वोट्स के द्वारा इलेक्शन शिफ्ट हो सकता है। 20% एक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है। आप कुछ और कंट्रीज देखेंगे जैसे फिलीपींस आप देख लो, तो वहां 95% मेजोरिटी है कैथोलिक्स और 5% अलग है। तो वहां डेमोग्राफी अलग है कि आप पोलराइजेशन नहीं कर सकते वो 5% के बेस पे। अगर जब ये जो 80-20% का जो हम लोग का डेमोग्राफी है उसमें ज्यादा पोलराइजेशन हो सकता है। आप पाकिस्तान भी देख लीजिए, तो वहां भी मुझे लगता है वहां काफी हिंदुओं के खिलाफ, काफी माइनॉरिटी के खिलाफ काफी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इन द सेंस कि कैसे हिंदुओं को ट्रीट किया जाता है। मगर वहां पोलराइजेशन होता है अहमदीज के खिलाफ, क्योंकि अहमदीज वहां हिंदू से ज्यादा संख्या में है। लेकिन प्रतीक ये चीज जो है ये पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये बच्चा चोरी वाली चीज तो बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। तो ये ऐसा है कि ये एक बार ये सिस्टम्स क्रिएट हो गए हैं तो फिर उसमें बाकी कंटेंट भी घुसता रहता है। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। तो ये बच्चा चोरी एक इंडिकेट करता है कि कैसे डिजिटल एम्पावरमेंट नहीं होने के चलते एक ऐसा तबका है जो अगर व्हाट्सएप पे आ जाए कि आपका बच्चा चोरी होने वाला है, और बच्चा चोरी में एक बहुत पर्सनल इशू है कि मेरा बच्चा जा रहा है। पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन में कोई एक पर्सनल फैक्टर नहीं है कि आपको डायरेक्टली जो ही नहीं इम्पैक्ट कर रहा है। अभी कोई बोला जाए कि एक वीडियो अगर वायरल हो जाए और बोला जाए कि एक मुस्लिम हिंदू को मारा है या हिंदू मुस्लिम को मारा है, उसमें आप पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये बच्चा चोरी के रूमर्स इतने ज्यादा प्रचलित हुए क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि आपका बच्चा चोरी होगा, उसके ऑर्गन्स ट्रैफिक होंगे, तो एक पर्सनल इम्पैक्ट होता है उसका कि मेरे घर से बच्चा जा सकता है। और इतने सारे वीडियोस जा रहे हैं, इमेजेस जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये सब पुरानी पुरानी इमेजेस है जिसका बच्चा चोरी से कोई नाता नहीं है, मगर ये व्हाट्सएप रूमर के साथ ये सब वीडियोस और इमेजेस सर्कुलेट हो रही है। तो इससे एक बहुत डीप फियर पैदा होता है। और ये जो बोलते हैं कि वायरल हो गया इसलिए बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सीधा दोष व्हाट्सएप पे दिया कि सब चीजें व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है इसलिए हो रहा है। बट एक्चुअली तेलंगाना में एक ऑफिसर है रेमा राजेश्वरी, तो वो एक बीबीसी इंटरव्यू में बता रही थी कि कैसे 2018 में लोग, तेलंगाना में काफी गर्मी होती है तो समर के महीने में लोग बाहर आके अपनी खटिया लगा के सोते हैं। लास्ट समर में सब लोगों ने अंदर सोना शुरू किया और खुद के स्क्वाड्स बनाए कि जो हु विल बी ऑन एन आउटलुक कि ये बच्चा चोर कहाँ है, यानी कोई है नहीं। मगर इतना डर हो गया था क्योंकि ये जो रूमर्स है इतने दिन से चल रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक दिन रूमर आया और लोगों ने मारना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट इस बार भी हम लोगों ने ऑल्ट न्यूज में, इस बार हम लोगों ने जुलाई लास्ट वीक से हम लोगों ने बच्चा चोरी के रूमर्स डीबंक करना शुरू किया क्योंकि तब वापस शुरू हुए थे। और फाइनली जो डेथ्स होना शुरू की वो हुई करीबन मिड अगस्त में। तो इतने दिनों तक हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 4 स्टेट्स में लगातार बच्चा चोरी के रूमर्स चलते गए और एक फियर बिल्डअप होता रहता है। आपका कोई काउंटर नरेटिव नहीं है, आपको गवर्नमेंट आके नहीं बोली, गवर्नमेंट
15 लोग मर जाते हैं तब जागती है और बोलती है कि भैया ये गलत है। मगर एक जो कंटिन्यूस काउंटर नैरेटिव फॉर्म करने की जरूरत है कि आप कंटिन्यूसली पीपल को अवेयर करो। तो ये चीज प्रतीक पहले शायद अखबारों से होती थी ना, तो क्या शायद तो ये अखबारों का आई मीन दबदबा कम हो गया है या उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई है? अगर एक अखबार में एक हेडलाइन आ जाए कल, पहले अगर कभी अखबार नॉर्मल रिपोर्ट दे दे कि ये फेक न्यूज बहुत चल रही है आजकल व्हाट्सएप पे, तो लोग अखबार पे बहुत भरोसा करते थे पहले। तो ये इसीलिए है कि शायद जिन लोगों तक अखबार नहीं पहुंच रही है उन लोगों तक ये र्यूमर पहुंच रही है, एक तो ये हो सकता है। और दूसरा ये कि शायद जो लोग अखबार पढ़ते भी हैं वो अखबार पे उतना भरोसा नहीं करते जितना व्हाट्सएप पे आने वाली खबर पर करते हैं। शायद ये हो सकता है कि अखबारों पे इतना भरोसा नहीं है, और एक ये भी हो सकता है कि जो जिस तरह से बोला जा रहा है अखबार में है, तो न्यूज़पेपर्स भी आजकल थोड़ी एक क्लिक बेट टाइप्स की चीजें लिखते हैं कि एक जैसे अभी नवभारत टाइम्स अभी चल के एक शायद फुल पेज का किया है कि फॉरवर्ड ना करे या ऐसा कुछ, उन्होंने एक फुल पेज का फीचर किया है। मगर ये इश्यू इतना बड़ा हो गया है कि एक साइड में एक आर्टिकल होने से इस पे असर नहीं होने वाला है। इस पे और काम चाहिए, और गवर्नमेंट के पास वो इंस्ट्रूमेंट्स है कि वो सब तक पहुंच सके। जैसे ऑल इंडिया रेडियो मान लो, या वो किसी एफएम रेडियो को कांटेक्ट करे या जो भी। मगर यार अभी मानो जब वैक्सीनेशन ड्राइव सबसे पूरे से पूरे सबसे जो गरीब गांव होते हैं जहां उन लोगों को पता नहीं होता वैक्सीनेशन क्या होता है, तो वहां भी टीकाकरण करवाते हैं वो लोग। 100% वैक्सीनेशन होता है क्योंकि एक अवेयरनेस ड्राइव हुआ है कि आपको कराना है। तो ये जो एक अवेयरनेस ड्राइव होना चाहिए, और मैं पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको ना अलग अलग तरह से, थोड़ा अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि जो अंडरलाइन इमोशन इन्वॉल्व है वो थोड़ा अलग है। पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन में अगर बोला जाए कि हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, तो एक घृणा का एक अंडरलाइन इमोशन है, एक हेट्रेड का एक अंडरलाइन इमोशन है। इधर फियर का अंडरलाइन इमोशन है, जो जब बच्चा चोरी की बात करते हैं। क्योंकि आप वैक्सीनेशन करके, जैसे पाकिस्तान में उन्होंने इतना फैला दिया था कि भैया वैक्सीनेशन करने से जो है आपको प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे, इसलिए पोलियो के इतने केस आने शुरू हो गए, क्योंकि आई मीन फाइनली उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पोलियो वर्कर्स के थ्रू ढूंढा था, उन्होंने उसके बाद पोलियो वर्कर्स को ही डिस्क्रेडिट कर दिया। बिल्कुल पाकिस्तान में। बिल्कुल और उसका तो पूरे देश पे अभी तक उनके यहाँ इतना असर पड़ रहा है। इक्विवेलेंट जैसे गुजरात में लास्ट ईयर एक वायरल हुआ था कि आप वो जो मीजल्स रूबेला का वैक्सीन लेंगे तो उसमें आरएसएस ने कुछ मिला दिया है जिसके चलते आप बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। तो काफी गुजरात, और ये गुजराती में चला था, और काफी गुजराती गांवों में 60-70% तक वैक्सीनेशन रेट्स ड्रॉप कर गए थे लास्ट ईयर। लेकिन और जब कुछ ऐसा होता है तो यूजुअली सरकार इन चीजों में तो कदम उठाती है उसके बाद में, ये डिसइंफॉर्मेशन रोकने के लिए। लेकिन ये शायद जो आई मीन ये जो चाइल्ड लिफ्टर लिंचिंग भी ऑलमोस्ट एपिडेमिक ही हो गया है अभी तो इंडिया में। और ये लेकिन मैं डिजिटल दुनिया से पहले भी एक फेक न्यूज वाले दौर में एक चीज देख चुका हूँ। जैसे जब गणेश जी दूध पीने लगे थे 90s में, तो एक ही दिन में पूरे पुराने, पता नहीं तुमको याद है कि नहीं, एक ही दिन में पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी दूध पीने लगे थे। और मैं तो मंदिर में गया था, हमने घर में भी दूध पिलाया था, तो सब जगह गणेश जी दूध पी रहे थे। वो अलग बात है वो दूध टपक के नीचे पीछे चला जाता था कि सबको 1 मिनट को लगा, और खासकर जो मानना चाहता है उनको लगता था देखो मेरे घर में भी गणेश जी दूध पी रहे हैं। हाँ। और वो राम मंदिर वगैरह का भी दौर था उस टाइम पे, एक्चुअल डिसइंफॉर्मेशन भी थी, नॉस्ट्राडामस बहुत कुछ बोल रहे थे, राम मंदिर कब बनेगा, उस टाइप के पैम्फलेट भी घरों में आते थे। हाँ। तो ये, लेकिन वो आती थी चीज, और उसके बाद वो पूरा दूध पीने वाला चक्कर एक दिन में खत्म हो गया था देश में। हाँ, और अगर आया था और एक दिन में खत्म भी था। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जितनी बार जाता हूँ तो जो पता नहीं, तो मैं 37 मेरी एज है, और शायद आप अराउंड होंगे मेरी एज के, तो जब भी मैं ये जब बात होती तो एक ही एग्जांपल आता है, वो गणेश जी का एग्जांपल, क्योंकि हम लोगों ने वो एग्जांपल देखा है। अभी तो हर रोज एक गणेश जी का एग्जांपल हो रहा है। बिल्कुल, और वो एक दिन में खत्म नहीं हो रही है चीज। जैसे अब ये चाइल्ड लिफ्टिंग वाला जो लिंचिंग है, ये अब तो कितने समय से चल रहा है और दब के नहीं दे रहा है। हाँ। तो इसका भी एक ये वाला चीज पहलू भी जो कहते हैं ना लोग कि भाई फेक न्यूज को दबाना एक बड़ा मुश्किल काम है, जिसको तालिब जैसा बोलते हैं, ऑलमोस्ट एंटी फ्रेजाइल रक्त बीज टाइप की चीज है, मारो तो उसके 10 बन जाते हैं टाइप से। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। ऐसा आप नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि देखिए ये कंक्लूजन, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने वी हैव नॉट डन इनफ कि हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सके। वो जो एक रिसर्च भी हुआ था कि फेक न्यूज जो फैलती है वो
ट्रू न्यूज से बहुत ज्यादा जल्दी फैलती है, ये सब रिसर्च भी हुआ है। बट मेरा ये कहना है कि मानो हम लोग बोल रहे हैं कि ये बच्चा चोरी की रूमर्स नहीं जा रहा है, बट हम लोग ये नहीं देख रहे कि हम लोग की गवर्नमेंट क्या कर रही है, मीडिया संस्थानें क्या कर रही है, कि हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। अगर आप 15 लोग मर जाए उसके बाद में आप जाते हो और बोलते हो कि ये नहीं हो रहा है, मगर आपने सिस्टमैटिक एफर्ट कहाँ डाला है? आपने एक भी, आप बता दीजिए, इंडिया में केरला में शायद एक आईएएस ऑफिसर ने कहीं कन्नूर में शुरू किया है, बट इंडिया में आप बता दीजिए कि हाई स्कूल लेवल पे या मिड स्कूल लेवल पे एक भी प्रोग्राम हो जहां बताया जाए कि इंटरनेट के दौर में कैसे कि इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको कैसे परखा जाए, एक भी आप प्रोग्राम बता दीजिए। कॉलेज में आप एक इनफैक्ट अलग से प्रोग्राम क्या प्रतीक, मैं बीच में अपने भतीजे का इंग्लिश कोर्स देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है वो, तो नॉर्मल इंग्लिश में जो है एक उनमें जो एक सब्जेक्ट में जो चीज थी कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं आप उसको पहले इवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन जो बोल रहा है वो ये चीज क्यों बोल रहा है, और वो ये जो बोल रहा है आप उसको कैसे चेक करेंगे कि वो ठीक है या नहीं है। तो इस टाइप की चीज हमारे यहाँ पे इवन जो हमारे नॉर्मल कॉम्प्रहेंशन के सब्जेक्ट, डजंट मैटर कि इंग्लिश में हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, ये स्किल तो आप हर चीज में सीख सकते हैं। हमारे यहाँ मुझे लगता है यूजुअली जब हम पढ़ते हैं तो बस ये होता है कि हम क्या जो हम पढ़ रहे हैं उसको हूबहू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो चीज लिखी है इसका मतलब क्या है, ये क्यों बोली गई और ये सच है कि नहीं। हाँ, सो वही है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं इसलिए कंक्लूजन पे नहीं आना चाहता हूँ कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्राई ही नहीं किया गया है। आप अगर हम लोगों ने नेशन वाइड एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया होता और एक लॉन्ग टर्म अवेयरनेस प्रोग्राम किया होता, अगर हम लोगों ने 3 साल से बच्चा चोरी के रूमर्स हो रहे, हम लोग को पता है क्यों हो रहे, अगर अभी तक कुछ गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट से यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी निकाली होती कि ये एक एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए जहां बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, कॉलेज लेवल पे पढ़ाना चाहिए, अगर कुछ ऐसा किया होता, कुछ मूवमेंट होता, तो हम लोग जाके कंक्लूड कर पाते कि देखो नहीं रुक रहा, सब कुछ करके नहीं रुकता, अभी और कुछ सोचते हैं। मगर कुछ किया ही नहीं गया तो हम लोग कैसे कंक्लूड करें कि फेक न्यूज नहीं रुक सकता? तो प्रॉब्लम वही है। तो प्रतीक, अब इसी बात पर चर्चा जारी रखेंगे, पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hey everybody, you know what we've got? We've got another awesome week on the IVM Podcast Network. If you're not following us on social media, please make sure you do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. So if you haven't been following us on YouTube, please do a search for IVM CCTV and get a peek inside what's going on in the studio. You can see excerpts from Cyrus Says, Naveen from Keeping It Queer, Akash from Vartha Lab. There's stuff that we've done with Feeding 10 Billion. There are a whole bunch of little videos over there. Give it a watch and let us know what you think about that. On the Scene and the Unseen, Amit Verma is joined by journalists Barun Mitra and Kumar Anand to discuss the crisis in agriculture. On Agla Station Adulthood, hosts Ayushi and Ritasha discuss various interpretations of beauty and also share some amazing skincare routines. On Feeding 10 Billion, Ramya and Varun talk to Dr. Sandhya Sriram of Shiok Meats about bringing cell-based shrimp to our restaurants. On 9XM Soundcast, Eva is joined by the incredible music composer duo Vishal and Shekhar. They talk about the process of creating a soundtrack and give their views about the remix trend in Bollywood. On the Edges and Sledges Cricket Podcast, Ashwin and DJ conclude the Ashes and talk about the failure of Indian middle order in the T20s. On the Kinetic Living Podcast, Coach Urmi shares a workout called Arc Planks on Tabata Tuesdays. On Thriving Thursdays, she shares a journey towards building kinetic living and the challenges that she faced. On Vartha Lab, Akash and Naveen are joined by Shashwat Bulusu, a singer-songwriter from Baroda who is pushing the sonic aesthetic of guitar-centric laid-back pop. On Geek Fruit, Dinkar and Jishnu talk about pop culture that revolves around the apocalypse and tell us how they would ideally prepare for it. On Football Shutball, hosts Gaurav, Karthik and Siva bring to you the post-match reactions of their favorite fixture of the year, Manchester United versus Arsenal. That's no surprise to anybody. And with that, let's get you on with your show. तो प्रतीक, अब थोड़ा एनाटॉमी में आ जाते हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपने एक बताया कि जैसे एक पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन काफी एक कैटेगरी है जो काफी प्रचलित है, उसमें तो जरूर आयोजित होती होगी, ये पॉलिटिकल है तो पार्टी से कुछ जुड़ा रहता होगा, तो कैसे आयोजन होता है इसका क्या फाइनेंशियल मॉडल क्या है इन सब चीजों? और पॉलिटिकल पार्टी एक चीज है, जैसा मैंने जो पहली रिपोर्ट में बोला था, लोग कहते हैं कि स्टेट भी करती है, मतलब जैसे जब हम फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वो तो एक पार्टी विशेष नहीं, वो तो एक भारतीय सरकार कर रही होगी, अगर कर रही है तो, या फिर पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तानी सरकार करेगी, तो दोनों को लीजिएगा। तो मेरी नॉलेज फॉरेन अफेयर्स में थोड़ा लिमिटेड है, बट मैं एटलीस्ट डोमेस्टिक पे बात करता हूं पहले। तो बेसिकली ये फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन क्या है उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन वो है, जरूरी नहीं तो एक तो है इलेक्शन टाइम के
जो मिस इन्फॉर्मेशन चलता है जहां पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट किया जाता है। चाहे वीडियो चले राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने बोला कि आलू से सोना बनेगा, वो शायद सबसे वायरल वीडियो है अपने जमाने का, और या नरेंद्र मोदी का वीडियो चले जिसमें बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि उन्होंने 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है। तो ये दोनों एक पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन का एग्जांपल है। एक्चुअल में नरेंद्र मोदी के वीडियो में एक लंबा सा वीडियो है, ये पुराना एक डीडी न्यूज के टाइम पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जहां बोलते कि मैंने स्कूल तक 10वीं कक्षा में पढ़ाई की है। आगे जाके इंटरव्यू में बोलते कि मैंने बाकी सब एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन से किया है। मैं डिग्री के मामले पे नहीं जा रहा हूं अभी, मगर बट उन्होंने वीडियो में कहा था कि मैंने बाकी का आगे का एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन पे किया है, मगर उसको काट दिया गया और इतना ही बताया गया। जहां उन्होंने बताया कि मैंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, तो उतना काट के वायरल किया गया। ये राहुल गांधी का जो आलू सोना वीडियो है, वहां वो उदाहरण दे रहे थे, शायद अमेठी में कोई स्पीच दे रहे थे, और उदाहरण दे रहे थे कि ऐसे बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप एक तरफ से आलू डालोगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ठीक है ना। तो वैसे वो चीज बोला गया था। तभी ये जो दो चीज है वो एक डायरेक्टली पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी पे अटैक हो रहा है, तो वो एक टाइप का पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है। मगर इंडिया में और एक टाइप का भी जो हम लोग पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन में कैटेगराइज करते हैं, वो है ये जो कम्युनल मिस इन्फॉर्मेशन है। जब इलेक्शन पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे हम लोग ना हर महीने ऑल्ट न्यूज पे एक कंपाइलेशन करते हैं कि इस महीने में क्या मेजर मिस इन्फॉर्मेशन रहा कि और उसका क्या पैटर्न रहा। तो जो 2-3 महीने इलेक्शन के थे, तो सब जो मिस इन्फॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेटेड थे पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स पे। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, तो उस नेक्स्ट महीने पे जो मेजर मिस इन्फॉर्मेशन था, कम्युनल मिस इन्फॉर्मेशन था, यानी हिंदू मुस्लिम लेके, और यूजुअली माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। तो उसको भी हम लोग एक पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन में कैटेगराइज करते हैं। जहां मैं जैसे जो सबसे पहले ऑल्ट न्यूज हम लोगों ने जब शुरू की थी, तो इसी के चलते की थी कि एक हम तो हम लोग ने देखा था कि मुजफ्फरनगर में कैसे एक वीडियो को वायरल किया गया था जो पाकिस्तान से, उसके चलते बाद में 70 लोग मारे गए थे राइट्स में। वैसे ही काफी घटनाएं हुई है इंडिया में, मगर ये बढ़ावा हो गया है। अभी जो हम लोग ने वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल जो हम लोग ने डीबंक किया था ऑल्ट न्यूज पे, तो वहां बोला जा रहा है कि एक मारवाड़ी औरत जिसकी एक मुस्लिम घर में शादी हुई है, उसको बुर्खा ना पहनने के लिए मार दिया गया, जला दिया गया। दिल दहलाने वाली वीडियो, इससे इतना शेयर करें कि ये मोदी जी तक पहुंचे, मोदी जी को इंस्टेंट एक्शन ले। ऐसे एक मैसेज के साथ एक 4.5 मिनट का एक वीडियो वायरल हुआ था, और उसमें देखा जा सकता है कि एक यंग लड़की को पहले पूरा मॉब मिलके मारती है, फिर एक कुछ इन्फ्लेमेबल लिक्विड, कुछ एक पदार्थ डालते हैं उसके ऊपर और बाद में उसको जला देते हैं, और वीडियो तब खत्म होता है जब वो मर जाती है। तो ये पूरा एक 4.5 मिनट का बहुत एक घिनौना वीडियो है। तो उसको ये मैसेज के साथ वायरल किया गया था, और ये करीबन 2 साल तक वायरल था। मगर असलियत इस वीडियो की ये है कि ये एक्चुअली ग्वाटेमाला का वीडियो है, और वहां एक लड़की और उसके साथ 2 लड़के थे। उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि एक टैक्सी ड्राइवर को गोली मार दी थी, 2 लड़के भाग गए, ये लड़की गिरफ्त में आ गई और उसको बाद में मार दिया गया, मारा और जला दिया गया। तो उसको ये नैरेटिव से शेयर किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं जहां बोला जाता है कि मुस्लिम समुदाय के कोई लोग या क्रिश्चियन समुदाय के कोई लोग हिंदुओं के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोग पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन गिनते हैं, क्योंकि इस पे एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है, इस पे एक पोलराइजेशन होता है जिसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखा जाता है। अभी आपको याद होगा कि राजस्थान में एक क्या नाम था उसका, रायगढ़ ऐसा कुछ नाम था, जिसने एक वर्कर को, एक मुस्लिम वर्कर को, शायद वो बंगाली मुस्लिम वर्कर था, राजस्थान में काम कर रहा था, उसको पहले काटा, उसको जलाया, उसको पूरा वीडियो लाइव किया था, वो जो काटने का और उसका। और बाद में बीबीसी जहां वो रहते हैं वहां गई थी और सब लोगों को इंटरव्यू किया था। तो सब लोगों के फोन पे ऐसे काफी सारे वीडियोस थे, और चाहे वो गाय कटने के वीडियोस हो, चाहे जिस अलग अलग प्रकार के वीडियोस हो, तो बहुत सारे फोन्स पे ऐसे काफी वीडियोस पाए गए, और पूरा एक पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर तैयार हो गया था। तो इसका बहुत एक डीप इम्पैक्ट होता है। तो ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा एक पोलराइज सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है एक ऑर्गेनाइज मैनर में, तो उसको भी हम लोग पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा
की डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन। प्रतीक एक बात, पर ये तो सरासर डिसइंफॉर्मेशन हुई ना, मतलब झूठी खबरें हैं, ये तो मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। नहीं तो डिसइंफॉर्मेशन आप तब बोलोगे जो क्रिएट कर रहा है। तो जिसने शुरुआत की कि मारवाड़ी औरत को मार दिया गया, मगर जो सब्सिक्वेंटली शेयर करते हैं वो लोग नहीं जानते कि ये ग्वाटेमाला का है। तो जो लोग सब्सिक्वेंटली शेयर कर रहे हैं वो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। और कई बार जैसा आपने बोला, वो डर की वजह से या उनको हेट की वजह से, कोई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन वो सारे जरूरी नहीं है कि मोटिवेटेड एक्टर्स हों। हाँ, इनफैक्ट मोटिवेटेड एक्टर्स बहुत कम हैं। मेरे हिसाब से, मेरा जो रीडिंग है, मोटिवेटेड एक्टर्स बहुत कम है। और वो कम इन द सेंस कि मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा, बट कंपैरिजन टू जो लोग बिना जाने शेयर कर रहे हैं, उसका एक बहुत छोटा परसेंटेज है जो मोटिवेटेड एक्टर्स है। मोस्टली लोग इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि एक उन लोग के बहुत पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन, स्पेशली जब देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग बायसेस है, सोसाइटी बहुत पोलराइज्ड है, और ये मानना चाहते हैं कि ये बात सच है। और दूसरा ये कि देयर इज नो, अभी आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर, अभी ऑल्ट का एक ऐप आ चुका है, उसके बारे में बात करूंगा, बट अगर आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर या आईफोन के जो ऐप स्टोर में जाए, आपको ऐसा एक भी ऐप नहीं मिलेगा जहां आप इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट कर पाओ कि ये वीडियो सच है या नहीं, ये इमेज सच है या नहीं। ऐसा कोई ऐप है नहीं। तो हम लोग को इसमें एक टेक कंपनीज की भी भागीदारी है कि इन लोगों ने बहुत सारे हम लोग को एप्स दिए, प्लेटफॉर्म्स दिए जिसमें हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं दिया जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा लैक्यूना है। एज फार एज जो बड़े बड़े फेसबुक, गूगल जो काम करते हैं, उन लोग को यही चाहता है कि लोग इंफॉर्मेशन कंज्यूम करें, बट थोड़ा भी उन लोगों ने इस पे इन्वेस्ट नहीं किया कि कैसे इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट किया जाए। बट एनीवे, गोइंग बैक टू द क्वेश्चन कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्यों है, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये ऑर्गेनाइज्ड है। मैं समझाना चाहूंगा कि क्यों ऑर्गेनाइज्ड है। मान लो अभी लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है कश्मीर का, ठीक है, और कश्मीर में डिजिटल ब्लैकआउट है। अभी आप देखोगे तो पाकिस्तान से बहुत सारे वीडियोस और इमेजेस शेयर किए जा रहे हैं जहां बोला जा रहा है कि कश्मीर में ये हालत है, और ये सब वायलेंट वीडियोस है। और ये एक प्रश्न भी हम लोग को उठाना चाहिए आगे, वायलेंस का क्या रोल है डिसइंफॉर्मेशन में। ये हम लोग को एक याद करके प्रश्न डिस्कस करना चाहिए। बट ये सब बहुत सारे वायलेंट वीडियोस हैं जहां किसी को मारा जा रहा है और बोल रहे हैं कि ये कश्मीर में हो रहा है। हम लोगों ने कम से कम 15 से 20 स्टोरीज की होगी ऑल्ट न्यूज पे, जहां हम लोगों ने देखा है कि ये पाकिस्तान से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो पुराने वीडियोस को लेके प्रोपेगेंडा हो रहा है। मगर अभी जैसे एक वीडियो है, वो एक श्रीलंका में एक इंसान को एक बांधा गया है, उसने टोपी पहनी है, जो मुस्लिम समुदाय लोग जो टोपी पहनते हैं वैसी टोपी पहनी हुई है, और उसको कुछ पिलाया जा रहा है। वीडियो एक्चुअली श्रीलंका का है। उसको बोला जा रहा है कि ये मुस्लिम इंसान को इंडिया में गौमूत्र पिलाया जा रहा है और दारू पिलाया जा रहा है, और ये मुस्लिमों की हालत है। और एक वीडियो पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल ने ब्रॉडकास्ट किया था जहां देखा जा रहा है कि बहुत सारे डेड बॉडीज मैट पे पड़ी हुई है, यूनिफॉर्म डेड बॉडीज है। बोला जा रहा है कि ये कश्मीर में हुआ है आफ्टर द ब्लॉकआउट, और बता नहीं रहे कि वहां लोग मारे जा रहे हैं, यानी सोल्जर्स भी मारे जा रहे हैं। मगर एक्चुअली वो वीडियो है दांतेवाड़ा मसाकर का, 2010 में दांतेवाड़ा में जो हुआ था वहां का वीडियो है। तो अभी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई सडनली दांतेवाड़ा का वीडियो देखता है और सोचता है कि ये कश्मीर में हो रहा है। नहीं, वो लोग जानते हैं कि, और ये एक पैटर्न हो चुका है। मैं इसके बारे में बालाकोट में आऊंगा, और बालाकोट में कैसे मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट हुआ था, बट जानते हैं कि ये दांतेवाड़ा का वीडियो है, और जानते हैं कि कोई भी एक वायलेंट वीडियो ले लेंगे जहां बहुत सारे जवानों की बॉडीज पड़ी हुई है और बोलेंगे ये कश्मीर में हो रहा है, तो लोग मानेंगे। तो जो लोग ये वीडियोस और इमेजेस ढूंढते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो लोग जानबूझ के डालते हैं। वो लोग, ऐसा नहीं है कि कोइंसिडेंटली कोई गलत फहमी हो गई है वो उन्हें ये डालते हैं, क्योंकि पुराने वीडियोस है, पुराने इमेजेस है जिसका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, जो काफी बार 8, 9, 10 साल पुराने वीडियोस होते हैं। तो जो भी कर रहे हैं वो एक जानबूझ के डाल रहे हैं। जो मोटिवेटेड एक्टर्स, आपने जो फ्रेज यूज किया, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइज क्यों है? क्योंकि आप देखोगे कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करंट अफेयर्स से होके चलता है। ऐसा नहीं है कि आज कश्मीर हुआ तो हम
जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो और किसी के बारे में हो रहा है। जो मिस इन्फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू व्हाट इज हैपनिंग करंटली। तो लेट्स से बालाकोट जाते हैं। बालाकोट में क्या हुआ कि इंडिया ने अनाउंस किया कि हम लोगों ने वहां स्ट्राइक्स किए हैं, एयर स्ट्राइक्स किए हैं, और सारे न्यूज चैनलों ने बताया कि 300 लोग वहां 300 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक आज तक ये आंकड़ा कहां से आया, 300 का आंकड़ा कहां से आज तक पता नहीं, मगर बहुत लोग मान चुके हैं कि ये 300 लोगों की मौत हुई है। मगर ये मानने में कि ये आंकड़ा आया और लोगों को मानने में एक उसके बीच में प्रोपेगेंडा रहा। वो प्रोपेगेंडा क्या था कि व्हाट्सएप पे एक कुछ 8 से 10 इमेजेस वायरल की गई जहां देखा जा रहा है कि बहुत सारी डेड बॉडीज है, सब लोगों को व्हाइट बेडशीट में लपेटा गया है, और ये सब डेड बॉडीज है। बोला जा रहा है उसके साथ मैसेज आता है कि ये जो डेड बॉडीज है ये बालाकोट से है, ये बालाकोट में जो इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया है ये उसका रिजल्ट है। और हम लोगों ने जब ये इमेजेस देखी तो वो एक कुछ हीट वेव की थी 2014-2015 में पाकिस्तान में हीट वेव हुई थी। एक क्वेटा में एक टेरर अटैक हुआ था 2013 में, उसकी कुछ इमेजेस थी। तो अभी ऐसा नहीं होता कि कोई सर नहीं सोचता है कि ये जो इमेजेस है ये बालाकोट की है, नहीं। क्योंकि जब वो 300 का फिगर आया था तो लोगों ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको इससे फायदा होता कि लोग माने कि इंडिया ने ये किया है कि 300 लोग मरे हैं, कि पुलवामा में जो 50 लोग मरे उसके बदले जाके हम लोगों ने 300 लोग मार दिए, वो एक लोगों की दिमाग में एक बैठ जाए, तो उसके लिए हम लोग को एक नैरेटिव तैयार करना है। और नैरेटिव क्या है कि इतनी डेड बॉडीज आई है। डेड बॉडीज कहां से लाए? गूगल पे जाते हैं, डेड बॉडीज ढूंढते हैं पाकिस्तान से और बोल देते हैं कि ये बालाकोट की डेड बॉडीज है। तो ये क्या हिंदुस्तान में ठीक है, समझ में आता है। ये अब जैसे जो आपने कश्मीर का एग्जांपल दिया, वो तो शायद पाकिस्तान की कोई विशेष पार्टी नहीं कर रही होगी ना, वो तो वहां की एस्टेब्लिशमेंट कर रही होगी। नहीं, जरूरी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट भी कर रही होगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट जो बोला जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट से क्लोज है पाकिस्तान में, उन्होंने भी डाला है। तो एस्टैब्लिशमेंट भी कर रही होगी, मगर पार्टी की तरफ से भी हो रहा है। देखिए, अभी वहां अगर बोला जाता है कि कश्मीर में ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो लोग इंडिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं। इंडिया में भी ये आ रहा है, मगर उनका ऑडियंस पाकिस्तानी ऑडियंस है। वो लोग के जो मेन फॉलोअर्स है वो पाकिस्तानी फॉलोअर्स है। तो वो नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ना प्रतीक। जैसे हम पहले से भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी, कहना चाहिए, जो भी लोग खफा थे हिंदुस्तानी स्टेट से, उनको मदद मिलती ही थी। किसी जो भी लोग हिंदुस्तान में अगर आप कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, जैसा बोलते हैं कि भाई, आई मीन, पाकिस्तान का स्टेट पॉलिसी था शुरू में कि भाई कट इंडिया बाय 1000 कट्स, तो सबकी थोड़ी थोड़ी मदद कर दो। तो अब डिजिटल मीडिया में तो और भी आसान है, आपको असला बारूद भी नहीं डालना है, आपको तो एक इमेज उठा करके भेजनी है, और जितने लोग माल कंटेंटेड हो तो वो बोलेंगे कि भाई देखो हमारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है। तो ये एक अच्छा, मेरे को लगता है, मॉडर्न प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक नया तरीका नहीं है। प्रॉक्सी वॉरफेयर का नया तरीका है, बट इसमें दो थिंग्स है कि एक तो कश्मीर में ब्लैकआउट था, तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर के लोग देख पाएंगे कि पाकिस्तान से क्या डाल रहा है। ये ठीक बात। ठीक है, तो एक तो कश्मीर में इंफॉर्मेशन ना जा रही थी ना आ रही थी, तो कश्मीर के लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो कश्मीर कैन नॉट बी एन इंटेंडेड ऑडियंस। ठीक है। और एक ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली ये सब अकाउंट्स को ना, ट्विटर में आप जाएंगे, कुछ जैसे एक जैद हमीद बोल के एक अकाउंट है, वो रेगुलरली ऐसा, खाली कश्मीर के रिलेटेड नहीं, पहले से हम लोगों ने ऑल न्यूज में काफी आर्टिकल्स किए ये इंसान के ऊपर, जैद हमीद, वो खुद को कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताता है, बट वो सीरियल मिस इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो उनका अकाउंट विथहेल्ड है इंडिया में। जैसे इंडिया में बैठ के आप इंडियन आईपी एड्रेस से उनका ट्विटर अकाउंट एक्सेस करोगे तो आएगा विथहेल्ड, आप उनके ट्वीट्स नहीं देख पाओगे। तो उस तरह से भी वो डिसइंफॉर्मेशन इस तरफ नहीं आ रहा है। तो ज्यादा जो, इसलिए मैं इंटेंडेड ऑडियंस बोल रहा हूँ कि जो अभी जो या ऑडियंस, जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वो पाकिस्तान की ऑडियंस है, उस मिस इन्फॉर्मेशन स्लैश डिसइंफॉर्मेशन, या फिर इंटरनेशनल डायस्पोरा जो है पाकिस्तान का, जिसने अभी कश्मीर के लिए काफी वर्ल्ड ओपिनियन भी कल्टीवेट करने में हेल्प करी है, तो उनको भी मोटिवेट किया जा सकता है। हाँ, इंटरनेशनल डायस्पोरा चाहे कश्मीर का हो या पाकिस्तान का हो, जो भी हो, तो उन लोग के लिए है। तो हाँ, बट उसमें भी डीप स्टेट का हाथ हो सकता है। वी कैन नॉट डिस्काउंट दैट पाकिस्तानी डीप स्टेट का हाथ इसमें नहीं है, क्योंकि जिस फेरोसिटी के साथ, जिस एग्रेसिवनेस के साथ बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इतने सारे वीडियोस और इमेजेस डाले गए थे ऑन अ डेली बेसिस, और आपके प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट पाकिस्तान से डाल रहे थे ये सब चीजें, तो लग रहा था कि कि सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, आगे भी है। मगर पीटीआई के काफी सपोर्टर्स डाल रहे थे, जो इमरान खान की पार्टी है,
क्या तहरीके कुछ भी नाम है, हाँ टीटीपी जिनको बोलते हैं, तहरीक तालिबान, हाँ टीटीपी का नाम है ना उनका। नहीं पीटीआई नाम है, पीटीआई सॉरी पीटीआई वैसे पीटीआई हाँ टीटीपी सॉरी टीटीपी तो तालिबान है। हाँ पीटीआई नाम है। इमरान खान का हैंडल भी इमरान खान पीटीआई है, जो इमरान खान का ट्विटर हैंडल भी इमरान खान पीटीआई। हाँ तो कुछ तहरीक इंसाफ हाँ तो वो हम लोगों ने जो देखा था कि काफी वो पार्टी के जो बिलोंग करते वो लोग काफी सर्कुलेट कर रहे थे, और ये शायद फर्क, और ये काफी बार दिखता है आई मीन पार्टी और स्टेट पॉलिसी में। आई डोंट नो ये नई चीज है या जो भी, लोगों को लगता है कि अगर किसी को आपकी पार्टी पावर में है और उसने कुछ वो कर रही है तो पार्टी के सब लोगों को लगता है अभी हमारा फर्ज है। तो जैसे बालाकोट में भारत सरकार अपने आप को कम डिफेंड कर रही थी, बीजेपी भारत सरकार को ज्यादा डिफेंड कर रही थी। हाँ और अगेन अगर देखा जाए कि बालाकोट में ये जो फर्जी इमेजेस और वीडियोस जो फैलाए गए हैं वो भी उसी मात्रा में थे जैसे अभी कश्मीर में फैलाया जा रहा है, तो वो भी ज्यादा जो भाजपा के जो सपोर्टर्स है वो कर रहे थे। तो और जबकि भारत सरकार काफी गार्डेड थी, जितनी खबरें भी आई वो सब अननोन सोर्सेज से आई, भारत सरकार ने किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कभी कुछ नहीं बोला। वो तो खैर वो तो एक अलग टैक्टिक्स हो गया है कि ENI बता देता है कि सोर्सेज नहीं है कहा है और बाद में सब लोग चला देते हैं। वो एक अलग टैक्टिक्स हो गया है कि ऑफिशियली आप नहीं बोलो मगर सब तक लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, क्योंकि अगेन मीडिया लिटरेसी का इशू है ना कि अभी कितने लोग जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं तब देखते हैं कि एनोनिमस सोर्सेज नहीं है बोला है अज्ञात सूत्रों के अनुसार, तो अभी कितने लोग ये पढ़ के ये दिमाग में सोचते हैं कि ठीक है अज्ञात सूत्रों है तो हम लोग को विश्वास नहीं करना चाहिए। वो मीडिया लिटरेसी कितने लोगों में है, तो ये एक लोगों ने चला दिया है। अभी सब कुछ अज्ञात सूत्रों के अनुसार ही आता है, ऑफिशियल तो कुछ आता ही नहीं है। तो वो तो एक अलग कहानी है। हाँ बट जैसे बात हो रही थी कि ये बालाकोट के टाइम में भी एक ऑर्गेनाइज वे में हुआ था, कश्मीर के टाइम पे भी पाकिस्तान से एक ऑर्गेनाइज वे में मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। और ये पुराने जो इमेजेस है वो ऐसा नहीं है कि कोइंसिडेंटली दे फाइंड इट, वो एक दे वांट टू सेट अ नरेटिव, एक नरेटिव सेट करना चाहते हैं और इसलिए इतना ज्यादा एक छोटे समय में एक इशू के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जिनका ये व्यवसाय और पेशा ही है कि रोज बैठ के उनको एक तो होता है ना कि लोग बैठ करके मजे से अपने आप वॉलंटरीली काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं क्योंकि कोई ढूंढ रहा है, इमेज चेंज करता है, कंटेंट लिखता है, तो ये डिसइंफॉर्मेशन के एटलीस्ट जो क्रिएटर्स हैं वो प्रॉपर फुल टाइम पेड प्रोफेशनल्स हैं। हाँ फुल टाइम पेड प्रोफेशनल्स है। मैं और एक बात लाना चाहूंगा बट बिफोर आई ब्रिंग दैट मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इस इलेक्शन के पहले एक राहुल गांधी का वीडियो वायरल हुआ था जहां राहुल गांधी एक 7 सेकंड का वीडियो था जहां राहुल गांधी बोलते हैं कि यूपी की महिलाएं हर साल 52 बच्चे देती है। पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखा हो या नहीं हो, हाँ बट बहुत वायरल हुआ था। तो उसमें था क्या कि 6 साल पहले का एक वीडियो है जहां यूपी में कहीं स्पीच दे रहे थे, 6 साल पुराना, ठीक है। और ये 1 घंटा लंबा यूट्यूब पे वीडियो है जिसमें जो इस भाग में अगर आप सुनोगे तो बेसिकली कांग्रेस ने कुछ RTI किया था। तब कांग्रेस की एक स्कीम थी, तभी भी UPA सरकार थी और कांग्रेस की एक स्कीम थी कि जो महिलाएं जिनकी होम डिलीवरी होती है उनको कुछ 3,600 रुपया दिया जाता है, जिन लोग की इंस्टीट्यूशन यानी हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है उन लोग को 7,200 रुपया दिया जाता है। तो उन्होंने RTI किया था कि किन किन महिलाओं को ये ये सुविधा मिली है। तो उसमें RTI में पाया गया कि 52 वीक तक सेम महिलाओं के नाम बार बार आ रहे थे, तो इसलिए कि बेसिकली इंडिकेटिंग करप्शन हो रहा है यूपी में। तो उन्होंने कहा कि यूपी की महिला हर साल 52 बच्चे देती है, ठीक है। अभी कौन जाके 6 साल पुराने वीडियो को सुन के उसमें से 7 सेकंड निकालेगा? या 6 साल पुराने वीडियो को सुनना मतलब वो ये लोग जो बैठ के काफी वीडियो सुन रहे हैं उसमें से एक वीडियो में से 7 सेकंड निकाला गया है, 1 घंटे के वीडियो में से 7 सेकंड निकाला गया, उसको क्लिप किया गया है। तो इसमें काफी एक एफर्ट चाहिए ये निकालने के लिए। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जॉब कर रहा है और शाम को आके बैठ के राहुल गांधी की वीडियोस सुन रहा है और बाद में 7 सेकंड निकाल रहा है, नहीं। तो वैसे और ये दोनों तरफ हो रहा है, ये चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों तरफ हो रहा है। ज्यादा बीजेपी की तरफ से हो रहा है मगर दोनों तरफ से हो रहा है कि और उसमें मुझे ये लगता है बीजेपी जो है ज्यादा कॉम्पिटेंट इलेक्शन मशीन है, तो ये भी अच्छे से करती है, बहुत कुछ अच्छे से करती है, उसमें ये भी शामिल है।
ये भी शामिल है। और एक जो स्ट्रेन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन, जो कम्युनल मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन है, वो बीजेपी की तरफ से ज्यादा आता है। कांग्रेस वो फैलाए कि उसके वोट बैंक के खिलाफ जाएगा कांग्रेस, ऐसा कुछ करने लगे, तो वो और एक बात है। बट हाँ, तो और एक फाइनेंशियल मॉडल, तो ये लोग, एक तो हुआ कि ये लोग, आप देख सकते हैं कि एक एफर्ट डाल रहे हैं, और ये एफर्ट मामूली सा एफर्ट नहीं है, तो इट शोज दैट कि दे आर फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज्ड। बट हम लोग ने ऑल्ट न्यूज पे आर्टिकल्स देखे टू शो एविडेंस कि हाउ की फाइनेंशियल इंसेंटिवाइजेशन कैसे होता है। जैसे एक फेसबुक पे ग्रुप है, शेयरिंग इज केयरिंग एडवर्टाइजिंग डील्स। आप गूगल पे जाके देखो, गूगल करोगे शेयरिंग इज केयरिंग ऑल्ट न्यूज, तो आपको ये स्टोरी मिल जाएगी हम लोग की। उसमें हम लोग ने जब ये स्टोरी की थी, तब उस ग्रुप में करीबन 18,000 मेंबर्स थे। और ये ग्रुप क्या है, इट इज अ मार्केट प्लेस फॉर फेसबुक पेजेस, इन द सेंस कि आप हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोगों ने मल्टीपल स्क्रीनशॉट शेयर किए इस ग्रुप में जो पोस्ट्स के। और वहां कोई बोल रहा है कि मुझे मोदी रिलेटेड पेज बेचना है, मैं 8 से 9 पैसे पर लाइक दूंगा, और मेरे पास 400,000 का पेज है। कोई बोल रहा है कि मुझे मोदी रिलेटेड पेज खरीदना है, मुझे 900,000 का पेज है, मैं 7 से 8 पैसा पर लाइक दूंगा। और ऐसे करके एक, और अलग अलग टाइप के फेसबुक पेजेस ये लोग बना रहे हैं। सबसे पॉपुलर है आर्मी रिलेटेड पेज। आप देखोगे फेसबुक पे कितने ढेर सारे आर्मी रिलेटेड पेज होते हैं, आई सपोर्ट इंडियन आर्मी, आई लव इंडियन आर्मी, ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस ग्रुप में बनाए जाते हैं, और उसको बाद में प्रोपेगेंडा के तहत यूज किया जाता है। और ये एक लाखों का एक कारोबार चल रहा है, जहां पेजेस बनाए जा रहे हैं, पेजेस बेचे जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये बेसिकली ऐसे है कि मैं पेज कुछ और बनाऊंगा कि चलिए भाई, आई मीन भारतीय सेना की जय, उसमें कुछ फोटो डाले, सबको मजा आया, फिर उसके बाद मैंने किसी और को बेच दिया, वहां पे ऑडियंस खूब बन गया, और उसके बाद मैं उनको दुष्प्रचार शुरू कर दूंगा। बिल्कुल दुष्प्रचार जरूरी नहीं है, प्रचार भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब प्रचार दुष्प्रचार हो, बट बेसिकली एक प्रोपेगेंडा व्हीकल बन जाता है। और उसमें एक परसेंटेज दुष्प्रचार का होता है। तो ऐसे करके एक ऑर्गेनाइज में, तो जैसे बहुत सारे होते, अभी एक एग्जांपल था, रश्मि पटेल 1 मिलियन फैंस, कोई रश्मि पटेल के नाम पे पेज बना दिया था। रश्मि पटेल का नाम हम लोगों ने सुना नहीं है, ना ही वो कोई एक्ट्रेस है, मगर अलग अलग फीमेल्स की फोटो लेके उधर डाल के 1 मिलियन फैंस हो गए उसके। इलेक्शन के पहले रश्मि पटेल 1 मिलियन फैंस का नाम हो गया नमो 2019। तो हाँ, तो वो आर्टिकल में हम लोगों ने डाला है ये भी। तो बेसिकली तो जरूरी नहीं है कि ये सबके नाम चेंज होते हैं। काफी लोग, तो ऐसे काफी बच्चे हैं, और ये मार्केट प्लेस है, ये चाहे तो कांग्रेस वाले भी कर सकते। तो यही मैंने बोला कि बीजेपी वाले इस चीजों में ज्यादा होशियार है। हाँ। तो वो पेज खरीद करके, मतलब मेरे ख्याल से काफी लोग जो ये चीज कर रहे हैं, उनका ऐसा कोई धर्म ईमान नहीं है कि वो लोग बहुत आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं, जहां ज्यादा पैसा मिले उसके लिए काम। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो कांग्रेस की तरफ से बहुत मिस इन्फॉर्मेशन एक बंदा डालता है, उसका नाम है अभिषेक मिश्रा। तो आप उसके पुराने यूट्यूब वीडियोस देखोगे ना, वो सब प्रो मोदी वीडियोस थे। बाद में बंदे को पता चला कि बहुत सैचुरेशन है इस मार्केट में, तो एंटी मोदी वीडियोस बनाने लगा। तो तो ये इस चीज में लोग अपने अलग अलग तवे पे रोटियां भी सेकते रहते हैं। हाँ, तो इससे जुड़ा एक सवाल था मेरे प्रतीक की, जैसे आपने फेसबुक के बारे में बात कही और व्हाट्सएप के बारे में बात कही, तो कुछ एक जरिया भी है क्या कि ज्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन फेसबुक से शुरू होता है या व्हाट्सएप से शुरू होता है? ऐसा भी कुछ पैटर्न है क्या आपके पास? पैटर्न प्योरली व्हाट्सएप से शुरू होता है ज्यादा, क्योंकि व्हाट्सएप पे आइडेंटिटी रिवील नहीं होती कि कौन डाल रहा है। एक एनोनिमिटी है व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, तो ज्यादा व्हाट्सएप पे शुरू होता है। मुझे प्रतीक व्हाट्सएप की एक और खास चीज लगती है कि जैसे फेसबुक पे अगर आपने कुछ लिखा, उसके आप अगर कमेंट में लिख दें कि ये झूठ है, तो बहुत लोग बाकी पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप में वो इतने लोगों तक चला गया, जो लेकिन रिप्लाई है वो सब लोगों तक नहीं जाता क्योंकि तो आप एक आदमी को तो आप बोल देंगे कि ये गलत है, पर उसने अगर 50 लोगों को भेजा है, तो बाकी 49 लोगों को तो नहीं समझ में आया कि ये गलत। हाँ, तो वो दैट इज द चैलेंज ऑफ अ पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म। फेसबुक एंड ट्विटर ओपन प्लेटफॉर्म्स है, जबकि व्हाट्सएप पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म है। तो अगर मैंने आपको कुछ भेजा, तो अभी हम दोनों, एक तो प्रॉब्लम है डिस्कवरी का। एज अ फैक्ट चेकर हम लोग का जो काम होता है वो 3 भाग में डिवाइड होता है। एक है मॉनिटरिंग एंड डिस्कवरी, कि क्या चीज वायरल चल रहा है, लोग क्या एक्सचेंज कर रहे हैं,
उसमें से हम लोग देखते हैं कि किस चीज को डिबंक करना है, उसका रिसर्च करते हैं और बाद में उसको लिखते हैं और बाद में उसको सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है फैक्ट चेकिंग का। तो व्हाट्सएप के केस में बिगेस्ट प्रॉब्लम है डिस्कवरी का, कि डिस्कवर कैसे करे, स्पेशली जब टॉपिकल रूमर्स होता है, इन द सेंस कि चलो राजस्थान में एक एग्जाम है चल रही है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम चल रही है और उसके चलते कुछ रूमर निकला, अभी वो हम लोग तक पहुंचता ही नहीं है क्योंकि एक अलग क्योंकि आप उसके टारगेट ऑडियंस में नहीं है, हम लोग टारगेट ऑडियंस में नहीं है और हम लोग उस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है। तो एक फायदा हुआ है, और अगेन मैं तो प्ले स्टोर पे iOS वर्जन नहीं है मगर एंड्रॉइड का प्ले स्टोर, ऑल्ट न्यूज का प्ले स्टोर पे एक ऐप है, तो उसमें आप जो हम लोग ने ऑलरेडी फैक्ट चेक कर चुके हैं इमेजेस और वीडियोस, तो आप वो अगर अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाएगा आपको विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाएगा कि ये वीडियो का ये फैक्ट चेक है। तो हम लोगों ने एक वीडियो इमेज सर्च इंजन बनाया है अगेंस्ट अवर डेटाबेस ऑफ फैक्ट चेक्स, इन द सेंस कि आपके पास जो भी वीडियो, अभी जो बालाकोट की इमेजेस के बारे में बात करता है, आप अगर ये ऑल्ट न्यूज के ऐप में अपलोड करोगे तो आपको इमीडिएटली बता देगा कि ये एक्चुअली इस मिस इन्फॉर्मेशन के तहत इस वीडियो को शेयर किया गया था। अगर हम लोगों ने फैक्ट चेक नहीं किया तो आप उसको सबमिट कर सकते हो और हम लोग के बैक एंड डैशबोर्ड में आएगा। अभी ये हम लोगों ने ये काम शुरू किया है, एक पुणे में कंपनी है जिसने फ्री में ये ऐप बनाया है पूरा, जो मैंने थोड़ा आर्किटेक्ट किया था ये ऐप, और बाद में ये पुणे की कंपनी ने पूरा ये फ्री ऐप बनाया है। और तो मैं जो बोल रहा था कि जो बड़ी बड़ी कंपनी काम नहीं करती, हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट गोइंग बैक टू द पॉइंट कि ये ऐप से हम लोग को इतना फायदा हुआ है कि व्हाट्सएप में जो फैल रहा है लोग वहां से शेयर कर रहे हैं ऐप पे कि देखो ये फैल रहा है, तो आप तक एटलीस्ट पहुंच जाती है चीज। हाँ, तो अभी ये हम लोग ने अगस्त 1 को ही रिलीज किया था, अभी पूरे 2 महीने भी खत्म नहीं हुए हैं। बट अभी जैसे ये बच्चा चोरी के रूमर्स हम लोगों ने बहुत अर्ली डिस्कवरी की है, क्योंकि हम लोग तक आ जा रही थी वो बात ऐप के थ्रू, क्योंकि व्हाट्सएप से वो लोग हम लोग अभी करीबन शायद हम लोग 13,000 इंस्टॉल है, तो व्हाट्सएप से लोग भेज रहे थे हम लोग को कि देखो ये हम लोग का चल रहा है। अभी तक वो कोई मैकेनिज्म नहीं था, बट एनीवे तो आपको लगता है कि ये जो फेक न्यूज और दुष्प्रचार वगैरह है, इसके लिए तो ये फैक्ट चेकिंग ही है इसका इलाज, या जैसा आपने शुरू में बोला कि फाइनल असली इलाज जो है वैक्सीनेशन आदमी का स्कूल में होना चाहिए, कि जब वो पढ़ाई करते समय उसको एक नई ये जो डिजिटल दुनिया है इसमें हम उसको घुट्टी पिला दें पहले से कि भैया यहाँ पर सब चीज पे भरोसा मत करो और हर चीज को जांच परख कर ही देखो। हाँ, तो फैक्ट चेकिंग का बहुत लिमिटेड, तो हम लोग ने ये 2 साल में जाना। अभी जब शुरू किए थे तब ना ही जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस था हम लोग के पास, ना ही किसी मीडिया का एक्सपीरियंस था, तो शुरू किए थे तो हम लोग को लगा कि चलो लिखते हैं इसके बारे में, लोग पढ़ेंगे और लोग शेयर करना बंद कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक इम्पैक्ट ये जरूर हुआ कि जो मिस इन्फॉर्मेशन, और मैं इसमें ऑल्ट न्यूज की काफी भागीदारी समझूंगा, कि जो मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज का इशू इंडिया में मेन स्ट्रीम हुआ है, मेरे हिसाब से ऑल्ट न्यूज का उसमें काफी हाथ है, क्योंकि हम लोग ने इतना लिखा इसके बारे में और इतने प्लेटफॉर्म से बात की, तो हम लोग को लगता है कि ऑल्ट न्यूज जो मिस इन्फॉर्मेशन जो 2017 के पहले जो कोई बात नहीं कर रहा था, अभी जो बात कर रहा है उसमें काफी ऑल्ट न्यूज को श्रेय जाना चाहिए, मगर उतना लिमिटेड रहा कि लोग बात करने लगे, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि मेन स्ट्रीम अवेयरनेस फैला है टॉपिक का, लेकिन ये इलाज नहीं है, ये इलाज नहीं है। तो दूसरा हम लोगों ने सोचा ये ऐप क्यों बनाया हम लोगों ने। सो फर्स्ट वाज अ जर्नलिस्टिक इंटरवेंशन, ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। हम लोग को लगा कि लोग अगर कोई इमेजेस और वीडियोस आते हैं लोगों के पास, तो वो जानेंगे कैसे कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट चेक क्या है। लोगों के पास जो 9 से 6 बजे तक, 9 से 7 बजे तक जो नौकरी कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है कि जाके वो किसी चीज को फैक्ट चेक करे। तो हम लोग को लगा कि एक बिल्कुल आसान तरीका होना चाहिए कि आप कहीं अपलोड करो, इंस्टेंट रिप्लाई आ जाए। तो देयर इज अ चांस कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला गया है, अगर इस इंसान जो ऑल्ट न्यूज को पढ़ते हैं, जो ये लोग ऐप यूज करते हैं, उनके पास अगर इंस्टेंट रिप्लाई आता है तो वो उसी मीडियम में वापस डाल सकते हैं। हम लोग बात करते हैं ना कि व्हाट्सएप तक फैक्ट चेक नहीं पहुंचता है, जो लोगों तक फैक्ट चेक नहीं पहुंचता है, तो ये एक अटेम्प्ट था वो करने का। अभी काफी आगे इस पे काम होगा, ये तभी 2 महीने से रिलीज हुआ है। जैसे मैं कल ही IIT बॉम्बे से वापस आ रहा हूँ और वहां के प्रोफेसर से मैंने बात की और वो लोग भी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। विप्रो मिस इन्फॉर्मेशन पे कुछ काम कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च मिस इन्फॉर्मेशन पे काम कर रही है, IIT दिल्ली के प्रोफेसर से मैं मिला हूं। तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि कैसे इस चीज को बढ़ाया जाए, और काफी सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि
कुछ नहीं हो सकता है, काफी चीजें हो सकती है। ये सबसे आइडियल ये ना हो प्रतीक कि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं में इंटीग्रेटेड हो। अगर फेसबुक या व्हाट्सएप ही एक इंडिकेटर लगा दे कि भाई ये वाली न्यूज जो है, ये इतना फॉरवर्ड जो चल रहा है ये शायद गलत हो, एटलीस्ट शायद भी लगा दे वो, तो लोग थोड़े से डाउट करेंगे ना। Let's go to that. Let's go to the solutions, technological solutions in a minute. But so ये हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन शुरू किया, बट आपका जो मेन सवाल है कि व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन, मेरे हिसाब से फाइनल सॉल्यूशन इज एजुकेशनल इंटरवेंशन। तो 2 वीक पहले मैं खुद एक नडियाद में कॉलेज है, छोटी सी कॉलेज है, श्री अमृत मोदी कॉलेज, जहां सिर्फ 20 स्टूडेंट पढ़ते हैं, मगर सब लोकल बच्चे पढ़ते हैं वहां। और वहां मैं पढ़ाने गया था, और मैं उसके पहले एसीजी में पढ़ाने गया था, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में, जो विच इज कंसिडर्ड अ प्रीमियर जर्नलिज्म कॉलेज इन इंडिया। तो एसीजी में जो बच्चे आते हैं वो 5-7 लाख की फीस देके आते हैं। यहाँ बच्चों के पास फीस नहीं है देने। ये बिल्कुल एक कुछ सर्टेन प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट ने एक छोटी सी कॉलेज शुरू की है, आई थिंक फीस बहुत कम होगी। तो दोनों में बहुत अलग एक्सपीरियंस पाया मैंने, जब मैंने इन बच्चों से बात की एसीजे, जब ये नडियाद के बच्चों से बात की, जब मैंने बच्चा चोरी के बारे में बात की, तो वहां जो 5 से 7 लाख दे रहे हैं उनको बच्चा चोरी रूमर्स नहीं आ रहा है। तो जब मैं नडियाद में बात करने लगा तो दे वर सो वाइड आइड, कि मेरे पास ये कल आया है, ऐसा कि वो लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। और उन लोग का आई फाउंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन कि क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट विक्टिम्स है इसके। तो मैं मानता हूं कि एक जो तबका है, और हम लोग तो क्या है, हम लोग एक छोटी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग की स्ट्रैटेजी रहती है कि कैसे ऑल्ट न्यूज के अराउंड जो कम्युनिटी है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग अभी 7 जन है एडिटोरियल में, और टोटल 10 सैलरीड पीपल है। हम लोग 15 से ज्यादा कभी नहीं होने वाले, क्योंकि हम लोग का मॉडल वो है कि हम लोग को वी वांट टू स्टे अ वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट चाहिए। हम लोग का डोनेशंस आता है, ग्रांट्स आता है, हम लोग को कोई एक बिग कॉर्पोरेट बॉडी से हम लोग को कुछ पैसा नहीं लेना है। वो एक इनिशियली पहले से एक डिसीजन लिया जा चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्राई करते हैं कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो ऑल्ट न्यूज के अराउंड। तो उसी के चलते हम लोग ये अलग अलग जगह जाके पढ़ा रहे हैं। तो जब नडियाद में पढ़ाने गए तो वो लोग सामने से आए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में क्या किया जा सकता है, हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो एक बहुत ग्रेटर पार्टिसिपेशन मिला हम लोग को, जो अगर हम लोग उस एक डेमोग्राफी में जाके पढ़ाते हैं तो मेरे हिसाब से एक तो एजुकेशन से लोगों को ये भी पता चलता है कि क्या सच है क्या झूठ है, मगर एक वॉलंटियर बेस भी तैयार करना होगा कि एक जो इन्फ्लुएंसर, लोकल इन्फ्लुएंसर, आप गांव में अगर आप बोल रहे थे कि अखबार नहीं पढ़ते हैं, मगर मान हम लोगों ने एक छोटा सा वॉलंटियर बेस हर गांव में तैयार कर दिया, जो थोड़ी बहुत जिनको जानकारी हो, जिनको जाके पूछ सके लोग कि भैया ये जो व्हाट्सएप पे आया ये सच है या नहीं है, जो इंटरव्यू कर सके कभी ना कभी। तो भले ही अखबार नहीं पहुंच सकते, मगर जो वहां की जो ट्रस्टेड है, क्योंकि रूरल एरिया में ये लोकल इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा एक वो रहता है कि मानो आपका जमींदार हो गए या तहसीलदार हो गए या जो भी हो, बिल्कुल, तो लोग भरोसा करते हैं कि इनसे पूछ के आते हैं। हाँ, इनसे पूछ के आते हैं। तो अगर वहां तक भी अगर बात पहुंचाई जाए, वहां तक अगर ट्रेनिंग पहुंचाई जाए, तो भी उसका मेरे हिसाब से एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश करें, मगर अगेन हम लोग वी आर अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग जो कोशिश करें कि कुछ मॉडल्स बनाए जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको रेप्लिकेट कर सके, चाहे वो ऐप हो, चाहे हम लोगों ने जब फैक्ट चेकिंग शुरू की तो सिर्फ ऑल्ट न्यूज और बूम लाइव फैक्ट चेकिंग कर रहा था, अभी कितने लोग फैक्ट चेकिंग करते हैं। तो हम लोगों ने एक मॉडल बनाया कि फैक्ट चेकिंग का, कि कैसे फैक्ट चेक करना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए। हम लोग जब फैक्ट चेक करते हैं तब हम लोग ये ही नहीं बताते कि ये सच है या झूठ है, हम लोगों ने पूरा एक प्रोसेस बताता है कि कहाँ से क्लेम शुरू होता है, कैसे हम लोगों ने रिसर्च किया, कैसे डिस्कवरी किया, और कैसे हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचे कि ये सच है झूठ है। तो ये सब पूरा एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस था कि कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। जब कोई बोल रहा है कि 10,000 लोग अगर बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है, अगर सडनली आप आके बोल दो कि नहीं आप जो बोल रहे हो वो गलत है, तो लोग हम लोग को क्यों मानेंगे। तो वो एक सवाल हम लोगों ने खुद को पूछा, और तब हम लोगों ने सोचा कि ये एक पूरा एक प्रोसेस हम लोग को दिखाना चाहिए कि कैसे अपना प्रोसेस ट्रांसपेरेंट करके अपने लिए ट्रस्ट जनरेट किया बेसिकली। एग्जैक्टली। तो अभी ये अब आगे ये जो टेक्नोलॉजी वाला चीज हमने साइड में रखा था, उस पे आते हैं, और उससे रिलेटेड मेरा एक और भी सवाल है। तो पहले ये जो इस टाइप के जो आपका एक तो है कि ऐप यूज करके तो इसको थोड़ा डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, लेकिन क्या आई मीन जैसा आप कहते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी, तो गवर्नमेंट में शायद अगर कोई रेगुलेटरी टाइप इंटरवेंशन रखी जाए, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है कि भाई जैसे ही कोई
इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म एक लेवल से ऊपर बढ़ता है तो उनको बोला जाए कि आप कोई किसी तरीके का फैक्ट चेक तो अपने प्लेटफॉर्म में बिल्ड इन करेंगे ही करेंगे, ऐसा मैंडेटरी बना सकते हैं ना? तो अच्छा, तो रेगुलेटरी इश्यूज पे आए तो एक तो जब मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, मैं रेगुलेटरी बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली काफी खिलाफ हूँ कि गवर्नमेंट ये सब में कोई रेगुलेटरी पावर्स हो गवर्नमेंट के पास। क्योंकि अभी मान लो एक अगर मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन पे अगर एक लॉ बन गया तो वो उसका ज्यादा दुरुपयोग होगा, प्रयोग नहीं होगा उसका। मेरा ये मानना है। ये हम लोग ने देखा है 66A के साथ क्या हुआ था कि गवर्नमेंट के पास आप कभी गवर्नमेंट को पावर दे दो कि आप वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर पाए, तो गवर्नमेंट जो चाहे वो जो भी गवर्नमेंट हो, 66 आई थी कांग्रेस के समय, और तो जो भी गवर्नमेंट हो वो उसका ज्यादा दुरुपयोग करेंगे, वो ऑपोजिशन के खिलाफ यूज करेंगे। बिल्कुल, तो इसलिए मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को करना तो शायद कुछ नहीं चाहिए, उसके तो हम भी गवर्नमेंट को खिलाफ रहते हैं, लेकिन या फिर बोले कि शायद अगर मतलब गवर्नमेंट इससे पहले कि कूदे शायद प्लेटफॉर्म्स को खुद सोचना चाहिए ना। अभी व्हाट्सएप ने मैंने देखा कि काफी बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन वगैरह भी किए थे कि भाई जिससे कि उन लोग जो हैं उनको समझ में आए कि भाई व्हाट्सएप पे झूठी चीजें भी आती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इसकी जगह वो अपने प्लेटफॉर्म में ही फीचर क्यों नहीं बिल्ड करते? ठीक है, एक नहीं, आई वांट टू से वन मोर थिंग। तो गवर्नमेंट, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट को ये सब में रेगुलेटरी पास नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एजुकेशनल स्तर पे काफी कुछ कर सकती है, विच इज वेयर आई से कि गवर्नमेंटल इंटरवेंशन होना चाहिए। गोइंग टू द क्वेश्चन ऑफ प्लेटफॉर्म्स, तो प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी कुछ कुछ कर रही है। कौन क्या कर रहा है मैं आपको बता दूं क्विकली। तो फेसबुक ने काफी फैक्ट चेकर्स के साथ, ऑल ट्यून्स नहीं है उसमें, बट काफी फैक्ट चेकर्स के साथ पार्टनरशिप की है, जहां जाके वो लोग अलग अलग चीजों को मार्क करते हैं कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है। फैक्ट चेकिंग, ये जो फैक्ट चेकर्स है दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अ बॉडी कॉल्ड IFCN, व्हिच इज इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। IFCN वो एक पॉइंटर बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, जहां हम लोग सब सिग्नेटरी, ऑल ट्यून्स भी सिग्नेटरी है, जहां हम लोग को वी हैव टू सॉर्ट ऑफ एक कंप्लायंस होता है। इफ यू आर कंप्लायंट टू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ IFCN, तो हम लोग को एंड हम लोग एक ऑर्गेनाइज वे में अगर फैक्ट चेकिंग करें तो हम लोग को एक रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट चेकर माना जाता है। अच्छा। तो और ये और जो IFCN रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट चेकर्स है वो गूगल और फेसबुक उन लोग के साथ काम करती है यूजुअली, यानी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से। फेसबुक शायद इंडिया में 5 से 7 ऐसे रिकॉग्नाइज फैक्ट चेकर्स है, आपने काफी का नाम भी नहीं सुना होगा, वो एक अलग इशू है, वो उसमें शायद आज नहीं जा पाएंगे, बट 5 से 7 ऐसे फैक्ट चेकर्स है जिसके साथ फेसबुक काम कर रही है। और तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जाके देखते हैं कि क्या मोटा मोटी कि क्या सच है क्या नहीं है, और जो भी फॉल्स इंफॉर्मेशन को मार्क करता है। बट प्रॉब्लम ये है, फेसबुक, एटलीस्ट मेरा क्रिटिसिज्म ये रहा है फेसबुक का, कि ये पूरा एक मैनुअल प्रोसेस है। जब भी कोई चीज वायरल होती है, आपने देखा होगा कि एक ही चीज अलग अलग अकाउंट पे हजारों बार रिपीट होती है, और कोई एक ह्यूमन इंटरवेंशन जहां वो मैन्युअली 10,000 चीज जाके मार्क नहीं कर सकता कि ये 10,000 चीज फॉल्स है। तो उसमें कुछ काफी ऑटोमेशन की गुंजाइश है जो फेसबुक ने नहीं किया है, मगर फेसबुक ने एक शुरुआत की है कि फैक्ट चेकर्स के साथ काम करे, और जनरली अगर आप देखोगे तो एक कवर आ जाता है या नीचे एक आर्टिकल आ जाता है कि देखिए ये दिस इज द ऑल्टरनेटिव व्यू। इट इज नॉट इनफ, बट एक शुरुआत हुई है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो सब प्लेटफॉर्म है उसका बिजनेस मॉडल है अराउंड वायरलिटी ऑफ कंटेंट। अगर एक वीडियो वायरल होगा तो उसका मतलब कि वीडियो में जो एड्स आएंगे वो लोग देखेंगे, और जितना वीडियो वायरल होगा उतना लोग देखेंगे। तो चाहे गलत, तो ये बेसिकली थोड़ा उनको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज है, क्योंकि फेक न्यूज इतनी वायरल है उससे एक्चुअली फेसबुक का पैसा भी बनता है। एग्जैक्टली तो चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो, स्पेशली जितना आपका वायरलिटी होता है कंटेंट का, उतना प्लेटफॉर्म ज्यादा पैसा बनता है। तो जो बिजनेस मॉडल है और जो उसका ये जो वायरलिटी ऑफ कंटेंट का जो जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन अगर वायरल होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है, दोनों थोड़ा ऑपोजिंग है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि फेसबुक या ये जो ट्विटर में तो आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हो मिस इन्फॉर्मेशन, फेसबुक में तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, ट्विटर में आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। और ये लोग अगर मतलब ऐसा है तो शायद ये लोग सिर्फ इतना करेंगे कि आपको लगे कि कुछ कर रहे हैं, लेकिन भाई हमारे बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट भी ना है। बिल्कुल। सो इट इज, अभी जैसे लास्ट ईयर व्हाट्सएप ने बताया कि हम लोगों ने एक टिप लाइन शुरू की है, ठीक है, जिसमें आप कुछ डालोगे
कुछ पूछोगे तो हम आपको बता देंगे सच है झूठ है। आज तक मैं किसी से नहीं मिला हूं जिसको एक आंसर आया हो। नेक्स्ट डे वो लोगों ने पहला एक पीआर ब्लिट्स किया कि हम लोग एक टिप लाइन शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट डे क्वाइटली एक कॉर्नर पे आ गया कि वो टिप लाइन नहीं है, वो एक सिर्फ रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो किसी को आज तक जवाब नहीं मिला। इसलिए थोड़े शायद बड़े बड़े न्यूज़पेपर में दे दिया कि मेरे जैसे लोगों को लगे कि देखो ये कुछ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन असल में अगर करना चाहे तो मुझे लगता है उनके लिए आसान है, लेकिन इससे फिर उन्हीं की रीच पे फर्क पड़ जाएगा। हाँ, तो वो एक प्रॉब्लम है। और तो गूगल ने शुरू किया है कि गूगल, जैसे आप ऑल्ट न्यूज के आर्टिकल्स अगर आप कभी गूगल में देखेंगे तो उसका एक एनहांस्ड आउटपुट होगा, अलग होगा। आप शो के बारे में देख सकते हो कि एक ऑल्ट न्यूज या बूम लाइव के आर्टिकल्स अलग दिखते हैं बाकी मान लो न्यूज 18 या एनडीटीवी से। बिल्कुल, और राइट साइड पर आते भी हैं फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज के गूगल के पेज। और फैक्ट चेक, हाँ, न्यूज गूगल पे राइट साइड पे फैक्ट चेक पे आते हैं और रेगुलर रिजल्ट्स में भी अलग दिखते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक कोड तैयार किया जिसको बोलते हैं क्लेम रिव्यू। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं उसे कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी में, जहां आप बता सकते हैं कि किसने क्या क्लेम किया, किसकी क्या सच्चाई है, और आप अपने वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो मानो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा ये कुछ हुआ, वॉशिंगटन पोस्ट ने रिप्लाई किया कि डोनाल्ड ट्रम्प गलत बोल रहे हैं। तो अगर वॉशिंगटन पोस्ट वो कोड इंक्लूड करेगा अपनी वेबसाइट पे तो डोनाल्ड ट्रम्प के का जो न्यूज है उसके साथ ही वॉशिंगटन पोस्ट का न्यूज भी आ जाएगा, उसको अप रैंक कर दिया जाएगा, गूगल अप रैंक कर देंगे, ताकि बेसिकली कि आप दोनों व्यूज देख सको कि डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा और वॉशिंगटन पोस्ट का फैक्ट चेक क्या है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, तो गूगल उस तरह जा रहा है। तो बेसिकली मैं जो समझ रहा हूँ कि एक ये भी व्यू है कि गूगल, फेसबुक ऑफ द वर्ल्ड बोल रहे हैं कि वी डोंट वांट टू बी द आर्बिट्रेटर्स ऑफ ट्रूथ, वी डोंट वांट टू बी द आर्बिटर्स ऑफ ट्रूथ, कि हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये सच है या झूठ है, हम लोग रिकॉग्नाइज फैक्ट चेकर से के साथ काम करेंगे और वो लोग बताए कि ये क्या सच है क्या झूठ है और हम लोग उनको प्रमोट करेंगे। बट दैट इज नॉट, हाँ, वो मुझे लेकिन लगता है कि थोड़ा, क्योंकि उनके पास में इतनी कैपेसिटी और पूरी दुनिया में इतनी अलग अलग जगह है, वो हर जगह थोड़ी फैक्ट चेक कर सकते हैं सब कुछ। नहीं तो हर देश में खुद के फैक्ट चेकर्स है, बट तो भी दिस इज नॉट इनफ। ये सब कर रहे हैं बट देयर इज मच मोर दैट कैन डू। अभी यूट्यूब पे आप देखिए कि एंटी वैक्सीनेशन रूमर्स इतने ज्यादा हो गए हैं और उसमें क्या होता है कि जो YouTube का एल्गोरिथम है ना, एक आप एंटी वैक्सीनेशन रूमर देखोगे, वो जो रिकमेंडेड वीडियो आता है ना, जो नेक्स्ट जो ऑटो प्ले होता है, वो भी एंटी वैक्सीनेशन होता है, तीसरा वीडियो भी एंटी। तो आप एक तरह से आपको गुट्टी मिल जाएगी एक ही चीज की, और ये हर चीज में होता है। अगर आप कुछ आईसिस का प्रोपोगेंडा देखने जाओगे तो आपको वही दिखाता रहेगा, अगर आप कुछ एंटी इस्लामिक देखना चाहोगे तो आपको वही दिखता जाएगा। तो आप वोटेक्स में चले जाते हो कि आप 10 वीडियो के बाद में आप कन्विंस होगे कि वैक्सीनेशन इज द बिगेस्ट ईविल एवर, अगर 10 वीडियो आप देखना। ये थोड़ा YouTube का बेसिकली वायरलिटी का साइड इफेक्ट है। आपका अगर कोई भी एक व्यू है तो आप उसी में घुसते ही चले जाओगे। अभी जैसे रिसेंटली हम लोगों ने YouTube पे स्टेज्ड चाइल्ड किडनैपिंग के वीडियोस है, स्टेज्ड कि अच्छा, हाँ, और बहुत सारे वीडियोस है, एक वीडियो के 27 मिलियन व्यूज है, और जहां दिखा रहे हैं कि बच्चे को काट रहे हैं, उसका गुर्दा निकाल रहे हैं, ये सब निकाल रहे हैं, ये पूरा स्टेज का चाइल्ड किडनैपिंग इट इज। बट ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, आप वो स्टेज चाइल्ड किडनैपिंग वीडियोस देखना शुरू करोगे, आप एक के बाद एक वही देखते रहोगे, तो इट इज बिकम अ बिग प्रॉब्लम। तो ये YouTube, तो ये सब चीजें क्यों टाइमली फैशन में जब इतना हाईलाइट किया जाता है कि ये हो रहा है, क्यों टाइमली फैशन में इस पे एक्ट नहीं करे? और ये सिर्फ गूगल का सवाल नहीं है, फेसबुक का सवाल नहीं है, आप कोई भी ये जो वो जैसा हमने डिस्कस किया उनके खुद के इंसेंटिव के विपरीत है। एग्जैक्टली, उसके विपरीत है। तो क्यों करेंगे? क्योंकि उनको अपनी ऑडियंस ही सिर्फ बढ़ानी है, उनको मतलब नहीं। तो एक तरह से ये है ना कि आग का अगर सक्सेस फैक्टर हो कि मैंने कितना जलाया, हाँ बिल्कुल, तो फिर वो जलाती ही रहेगी। आग का सक्सेस फैक्टर आपने ये नहीं रखा कि रोटी कितनी पकाई और जलाया क्या, इसमें फर्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो टेक्नोलॉजी तो आग जैसी है, टेक्नोलॉजी का कोई, लेकिन जो उसका आउटपुट है उसकी तो वैल्यू है। आप उसको नहीं कह सकते कि आप वैल्यू न्यूट्रल हैं। तो ये, और आगे भी टेक्नोलॉजिकल बहुत चैलेंज है। आपने वीडियोस के बहुत एग्जांपल दिए जहां लोग पर्टिकुलर क्लिप्स निकाल लेते हैं, लेकिन आजकल तो लोग आर्टिफिशियल, अभी डीप फेक का जमाना है जहां पे आप वीडियो जनरेट ही कर सकते हैं। आप किसी की शक्ल पे कोई शक्ल लगा दीजिए, फर्क कर ही नहीं सकते। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप किसी की भी आवाज, किसी के भी चेहरे पे सब मिक्स कर सकते हो। आप बिल्कुल अंतर नहीं कर सकते कि ये सच है या झूठ। तो अभी तो आप गूगल करके ढूंढ भी नहीं पाओगे कि ये इन्होंने कहां से उठाया। हाँ, तो डीप फेक पे भी काम हो रहा है। थैंकफुली डीप फेक
एक आप देखोगे कि डीप फेक के ऊपर बात बहुत हो रही है कि डीप फेक आ रहा है, डीप फेक आ रहा है। आप मुझे 2019 इलेक्शन में एक डीप फेक का एग्जांपल बता दीजिए। ठीक, लेकिन 2024 में आएगा कि नहीं ये थोड़ी पता है। हाँ, तो नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अभी मतलब डर ज्यादा है और असलियत कम है। वी आर अहेड ऑफ द कर्व इन द सेंस कि जो डीप फेक जनरेट हुआ वो भी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जनरेट हुआ है। कि वो जो ओबामा वाला जो वीडियो आप देखते हो वो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जनरेट हुआ है, ना ही कि कोई मोटिवेटेड एक्टर से। ये ठीक है। और वही लोग वो तो अभी यू आर अहेड ऑफ द कर्व कि आप ही टेक्नोलॉजी देख रहे हो, क्योंकि बिफोर अदर्स डिस्कवर इट, इफ यू डिस्कवर इट एट एन एकेडमिक लेवल और आप ही उसका उपाय सोचने लगो, ठीक, तो देन यू आर अहेड ऑफ द कर्व। इसलिए हम लोग और सब लोग डीप फेक की बात करते हैं, मगर मैं जब पूछता हूँ कि आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, जो रियल लाइफ उदाहरण दीजिए, मगर तो एक अवेयरनेस ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ अवेयरनेस। अगर हम लोग सब लोग डीप फेक की बात करें मगर हम लोग को एक भी उदाहरण नहीं है, तो जब आए तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट चेकिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस कि हम लोग ऑलरेडी अवेयर है कि ये हो सकता है। तो अगर आपको कल जाके कोई बोले कि ये डीप फेक है, अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि डीप फेक जैसी एक चीज होती है, तो आप मानोगे, क्योंकि आप में ऑलरेडी वो अवेयरनेस। अगर आपको पता ही नहीं हो, सडनली आपको जाके बोले कि नहीं, ये बंदे ओबामा ने ये बोला ही नहीं है, ये पूरा गलत है, तो इनिशियली आपको बिलीव करना मुश्किल होगा। बट बिकॉज अवेयरनेस ऑलरेडी शुरू हो गई है इस इशू में, तो मेरे हिसाब से इसका देखते क्या इम्पैक्ट होता है, मैं जानता नहीं हूं, बट मैं यही बोल रहा हूं कि ये वी आर अहेड ऑफ द कर्व एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू डीप फेक। ठीक। ये प्रतीक, आज की चर्चा में बहुत मजा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। प्रणय, मैं तो मुझे लगा कि मैं 1 घंटे पहले से काफी ज्यादा चीजें मैं समझ गया हूँ। आपको क्या लगा? बिल्कुल, हाँ, और मैंने ये भी जाना कि थोड़ा एक सामाजिक कुरीति के टाइप में इमर्ज हुआ है ये चीज ना। ये सिर्फ गवर्नमेंट या मार्केट प्रॉब्लम नहीं है, ये पता नहीं सोसाइटल लेवल पर एक इशू हो गया है। हाँ, एक टेक्नोलॉजी का बेसिकली दिख रहा है कि जिसको कहते हैं ना, मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो दुनिया को बदलती है, अच्छे तरह से भी और खराब तरह से भी। तो ये जो डिजिटल एज है, ये उसका एक बुरा साइड इफेक्ट है और उससे निपटना तो हमको पड़ेगा। पर जो जिस चीज से थोड़ा एक जो डर लगा वो ये कि कोई उसके आसान उपाय नहीं दिख रहे। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक का हमारे साथ जुड़ने का। हम लोग लिंक शेयर करेंगे और हमारे लिसनर्स ये ऐप के बारे में चेक कर सकते हैं, और ऑल्ट न्यूज वेबसाइट पर भी जरूर चेक कीजिए, तो आपको पता पड़ेगा कि कैसे फेक न्यूज भी। ऑल्ट न्यूज हिंदी भी है। हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलना भूल गया, पर ऑल्ट न्यूज हिंदी भी है और उस पर भी आपको कई रिसोर्सेज मिलेंगे। प्रतीक, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स? नहीं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कि जब तक हम लोग इस स्टेज पे नहीं आ जाए कि एक एडवांस फैक्ट चेकिंग ऐप हो, तब तक यही एक ख्याल रखे कि ये जो भी पूरा एक मिस इन्फॉर्मेशन का इंडस्ट्री, वो आपके कुछ इमोशंस का अब्यूज कर रहे हैं, इन द सेंस कि वो चाहते हैं कि आपको गुस्सा है, आपको घृणा है या आपको डर। तो कभी भी आपके जब कोई एक्सट्रीम इमोशंस को इंडल्ज किया जाए किसी इंफॉर्मेशन से जो सोशल मीडिया पे आए, तो एक सेल्फ सेंसरशिप होना चाहिए कि आप जाने कि आपको ये पढ़ के बहुत गुस्सा आ रहा है, तो एक बार टेक अ स्टेप बैक एंड देन सी कि ये हम लोग को फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं। तो वो एक इमोशन को यूज करके, इमोशन को मैनिपुलेट करके जो एक प्रोपेगेंडा बढ़ाया जा रहा है, एक इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को जानना चाहिए कि उन लोग के इमोशंस को अब्यूज किया जा रहा है, और दे नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड सी कि क्या हो रहा है एसेंशियली। कि अगर वो कुछ ऐसा देखे कि जहां उन लोग को एक एक्सट्रीम इमोशन फील हो रहा है, तो वो उसको ना शेयर करे, वो ज्यादा अच्छा होगा। जब तक कि कोई ऐसा ऐप नहीं आ जाता जो उन लोगों को बता देता है कि ये सच है या झूठ है, तब तक ना शेयर करे, वही ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, तो गुस्से और घृणा के साथ में क्लिक मत कीजिए। हाँ लंबी सांस लीजिए और थोड़ा सोचिए उसके बारे में, और फिर ऑल्ट न्यूज के वेबसाइट पर जाके चेक भी कीजिए सही है कि नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, इसी बात पर ये पुलियाबाजी खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं, तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।
This is the amazing story of something awesome. Once, Chuck decided to start a podcast. And so he did. The end. Okay, that was a crappy story. But I've got some really cool stories over at my new show, The Origin of Things. On this podcast, I look at the stories of how brands came into being and sometimes evolved out of quite unexpected circumstances. And to make it really fun, I reveal the name of the brand and sometimes a category only at the very end. The show is 5 to 7 minutes per episode and perfect for trivia junkies and brand nerds, especially those with short attention spans. New episodes out every Wednesday on IVM Podcasts app or website or any podcast app or site that you happen to prefer. End of story, they lived happily ever after. रिश्ते में तो हम तुम्हारे पॉडकास्ट लगते हैं. नाम है फुटबॉल शुटबॉल. Presenting Football Shortball, a show about three friends discussing our favorite game over a beer. Sometimes 3, maybe even 5. Hi, I'm Shiva, and with me are my 2 sidekicks, Gaurav Sapre and Karthik Iyer. Sidekick? You mean like Batman's Robin or Van Persie Robin? No, I mean like Alexis Sanchez, but with a little more skill than just playing the piano. Ha! Just shows how the best players at Arsenal are mere bench warmers at United. Oh, thank you, Iyer. But you're a Fulham supporter, so whenever you say anything to support me, I question my beliefs. Just like how Griezmann would say, एक बार मैंने जो decision ले लिया, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. Banter aside, we will talk match reports, transfer rumors, top controversies, fantasy football picks, and so much more. So grab a beer and tune in to Football Shortball every Wednesday on the IVM Podcast app, website, or wherever you get your podcasts.